अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। टॉप स्टोरीज नया दिन की क्या है हमने आपको बता दी, मजीद इसकी तफसील क्या है हम ही आपको बताएंगे और आप जान जाएंगे। लेकिन इस सबसे पहले बात होगी एक बड़ी समात की, तोशाखाना केस। इसमें आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी रावलपिंडी की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। कल उन्होंने उड़ान भरी थी, आज वो पहुंच भी गए हैं और इस सिलसिले में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। पहली बार प्रोसिक्यूशन टीम की हिफाजत के लिए नेप पुलिस अलग से तैनात की गई है। कुछ ऐसे इकदाम भी देखने को मिल रहे हैं। जो लास्ट वीक सिचुएशन रही एक अहम पेशी के मामले पर, उसके तनाजुर में यह फैसला किया गया कि अब इजाफी नफरी तैनात की जाएगी माहौल ताकि बेहतर रहे। डीजी नैप की हिदायत पर 10 एहलकार प्रोसिक्यूशन टीम के साथ अदालत में मौजूद रहेंगे। लेकिन किरण, जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि वहां पर थोड़ी सी हलचल इस तरीके से हुई है कि फड्डा सा हो गया है। वो फड्डा क्या हुआ, ये हंगामा क्यों हुआ और इस हंगामे का जिम्मेदार कौन है, ये मामला यहां तक पहुंचा कैसे, इसी पर बात करेंगे। नूरुल अमीन दानिश ने हमें ज्वाइन किया। नूरुल अमीन दानिश, तैयारी मुकम्मल थी, अलग से पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे, फिर ये हुआ क्या वहां पर? देखिए शुएब, यहाँ पर नैब कोर्ट में आज जो है स्पेशल के दिन था, तो एक लिस्ट जारी की गई थी जो जिन जिन का लिस्ट में नाम था उनको तो पुलिस अंदर जाने दे रही है। लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले काफी वकला यहाँ पर जमा हुए और सबकी ये कोशिश थी कि हम अंदर जाएं, जिस पर पुलिस ने उनको रोका है, जिसके बाद उनकी वहाँ पर हाथापाई हुई है। नैयर बुखारी और रहमान मलिक। आपसे राबता हमारा मुनक़ता हो गया। हम कोशिश करेंगे सबके ऊपर दोबारा भी बात कर सकें। नूरुल अमीन दानिश हमको बता रहे थे कि हुआ क्या, झगड़ा कैसे हो गया, एक दूसरे को धक्के कैसे दे दिए। अच्छा देखिए, इसके पिछली बार जो हुआ था वो माहौल समात का रहा नहीं था, वो कुछ जलसा गासी बन गई, उसके बाद में धक्के वगैरह ये सब कुछ देखने को मिला। लेकिन इस बार मामला ज़रा मुख्तलिफ है। एक तो ये कि यहाँ इंतजाम हैं और दूसरी तरफ ये कि कोई कॉल नहीं दी गई है कि भाई लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाएं, तीर के सपोर्टर्स आ जाएं। नूरुल अमीन दानिश हमारे साथ हैं। नूरुल अमीन दानिश, थोड़ी सी तफसील और बताइएगा इसी सिलसिले में, और ये भी बताइएगा कि अब इसको रिजॉल्व करा लिया गया मामले को। जी देखिए, जिन लोगों के नाम थे उनको तो अंदर जाने की इजाज़त दी गई है, लेकिन नैयर हुसैन बुखारी, रहमान मलिक ये अंदर जाके उसके जाने के बाद दोबारा वापस आए हैं और पुलिस से इनका पता कि जो वर्कर्स यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको इस साथ लेके जाना है। लेकिन क्योंकि जिला इंतजामिया की जानिब से और पुलिस की जानिब से ये एक असफ़ी था कि किसी भी गैर मुतल्लिक़ा शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस हवाले से अभी पूछा नहीं इनसे किसी ने क्यों आए थे आप? जब कहा भी नहीं गया तो क्यों आए थे? क्योंकि देखिए ये एक ऐसा मौका होता है। रिश्तेदारी के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन जो कारकुनान है यहाँ पर कोई इतनी ज्यादा तादाद नहीं है। लेकिन बात कारकुनान की नहीं हो रही नूरुल अमीन दानिश। मुझे ये बताएं कि ये जो वकला अंदर गए जो शायद रिक्वायर्ड नहीं थे, क्या ये इसलिए यहाँ पर पहुंचे क्योंकि पीपल्स पार्टी क़यादत ने कहा था कि पीपल्स लॉयर फोरम और सीनियर रहनुमा अदालत पहुंचे, कारकुनान न पहुंचे लेकिन पीपल्स लॉयर फोरम और सीनियर रहनुमा ये पहुंचे? देखिए शेब, जो यहाँ पर वकील अभी मौजूद हैं वो पीपल्स लॉयर फोरम से ही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। नैयर हुसैन बुखारी के साथ वो एक काफिले की शक्ल में यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद चूंकि उनका तो लिस्ट में नाम नहीं था, इसलिए उनको पुलिस ने बाहर रोका है। अभी नैयर हुसैन बुखारी के साथ वो बाहर मौजूद हैं। कारकुनान भी कुछ आए हैं यहाँ पर, कोई इक्का दुक्का में नजर आ रहे हैं। आपने लिस्ट की बात की नूर, आपने लिस्ट की बात की, तादाद मिला के इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है नूरुल अमीन दानिश, आपने अपडेट किया, बेहद शुक्रिया आपने अपडेट किया। शहजाद अली की जानिब चलें किरण? बिल्कुल उनकी तरफ चलते हैं। शहजाद अली जरा बताइएगा तो सही, किस तरह के इंतजाम हैं आज पेशी के मौके पर और इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, क्या बता सकते हैं आप? बिल्कुल मौजूद हैं जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद की इमारत के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तोशाखाना केस में आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी यहाँ पर पेश होने जा रहे हैं। कल रात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कराची से खुसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे थे। जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर की बात की जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुडिशल कम्प्लेक्स के गेट से अगर दाखिल हुआ तो बाकायदा फहरिस्तें मौजूद हैं सिक्योरिटी एहलकारों के पास, और उन्हीं लोगों को अंदर आने की इजाजत दी जा रही है जिनके नाम उस फहरिस्त में शामिल है। इसके अलावा शेयर कर दें शहजाद, उस फहरिस्त से मुताल्लिक शेयर कर दें ताकि नाजरीन भी जान सकें कि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, यानी जो पीपल्स पार्टी के बुलाने पर लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, उनमें किसका नाम यहां पर नहीं है। जैसे कि अभी नूरुल अमीन दानिश ने भी हमें अपडेट किया कि कुछ लोग वहां पर पहुंचे जिनको जाने नहीं दिया कि जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लिस्ट में नाम नहीं था। तो लिस्ट में नाम किसका है?
शुएब, अगर मैं बता सकूं आपको यहाँ पर, तो अभी से थोड़ी देर पहले जो है वो आसिफ अली जरदारी के जो वकला हैं लतीफ़ खोसा और फारूक एच नाइक, उन्हें जो है वो अंदर आने की इजाजत मिल गई है। अभी ये इतलात आ रही है कि बाहिर रहमान मलिक जो पीपल पार्टी के अहम रहनुमा है उन्हें रोक लिया गया है। इसके अलावा नैब रावलपिंडी की टीम अपने जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अंदर, आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि नैब रावलपिंडी की जो टीम है वो भरपूर सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर जो है वो पहुंची है। पीपल पार्टी के जो सरकर्दा रहनुमा है उन्हें तो अंदर आने का अभी तक हमने नहीं देखा कि कोई भी अहम रहनुमा रहमान मलिक, कमरुज़्ज़मान कायरा या मुस्तफा नवाज खोखर, इनमें से अभी तक कोई भी तय अदालत के अंदर नहीं पहुंच सका। सिर्फ जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जो वकला टीम है लतीफ़ खोसा और फारूक एच नाइक, वो दोनों ही यहाँ पर जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर। इसके अलावा जो है वो मीडिया की बड़ी तादाद यहाँ पर। एक बात और शहजाद बताइएगा, नैब की तरफ से ये दरखास्त की गई थी कि इजाफी एहलकार दिए जाएं, सिक्योरिटी और बेहतर बनाई जाए, उसके हवाले से क्या अपडेट है? शुएब, अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो आज G11 जुडिशल कम्प्लेक्स के जो चारों तरफ रोड्स हैं उनको बंद किया गया है। सिक्योरिटी के फुल इंतजाम हैं, सिक्योरिटी की भारी नफरी है और जो जुडिशल कम्प्लेक्स के सामने और बैक साइड से रोड जाती हैं उनको वो सिक्योरिटी ने जो है मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है, नाके लगाए हुए हैं और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को यहाँ पर अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि नैब की जानिब से खत लिखा गया था सिक्योरिटी अदारों को कि ये कल जो है यहाँ पर पीपल पार्टी जो है अपना बड़ा पावर सियासी शो करना चाहती है, जिसके बाद सिक्योरिटी के जो सिचुएशन है वो खराब हो सकती है। क्योंकि आपने देखा कि मरियम नवाज की लाहौर में जब नैब ऑफिस में पेशी हुई, एग्जैक्टली वहां पर बदनज़मी हुई थी। अगर चंद जुमले समात से मुतालिक भी बता दें कि आज होना क्या है? शुएब, आज तोशाखाना रेफरेंस केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पेशी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 30 जून को एक दरखास्त दायर की थी कि हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए और वीडियो लिंक पर उनकी जो है वो हाजिरी लगाई जाए, जिस पर जो है वो एहतसाब अदालत के जज ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जो दरखास्त थी वो मुस्तरद कर दी थी और आज पेश होने के लिए जो है वो उन्हें हुक्म दिया था कि आप हर सूरत जो है वो 17 अगस्त वाली पेशी में यहाँ पर एहतसाब अदालत में पेश होना है। अगर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज यहाँ पर पेश ना होते तो इनके जो है वो नॉन बेलेबल वारंट्स जारी होने का इम्कान थे, जिस पर जो है वो साबिक सदर आसिफ अली फैसला किया कि वो आज यहाँ पर खुद पेश हो गए और अब जो थोड़ी देर बाद जो है कुछ देर बाद वो यहाँ पर पेश होंगे। बेहद शुक्रिया शहजाद, आपने हमें अपडेट किया। जब बाकायदा समात होगी तब आपसे अपडेट लेंगे। इसके अलावा भी दीगर मामलात हैं, इस पर हमारी नज़र है। हम ज़रा अपनी टॉप स्टोरी भी आपको दे देते हैं, कुछ और ख़बरें भी आपके सामने रख देते हैं। सिंध हुकूमत ने जहांगीर पार्क को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल कर दिया। अब के इलेक्ट्रिक की बिजली इस पार्क को तो कम से कम नहीं चाहिए। ये एक अच्छा ऑप्शन था और कितना अच्छा ऑप्शन था, इसी सब के ऊपर अपडेट करेंगे समक के नुमाइंदे संजय साधवानी नया दिन के लिए खास तौर पर। अक्सर मीडिया पे कराची में पानी दिखाया जाता है, गटर दिखाया जाता है, लेकिन कराची काफ़ी खूबसूरत भी है। गुज़िश्ता रोज़ आपने पीपल्स स्क्वायर देखा, आज हम जहांगीर पार्क पहुँचे हैं जो एक कचरा कुंडी थी। इससे पहले फिर इसको रजिस्ट्रेशन हुई, इसको बहाल किया गया, इस पर काम किया और आज ये कराची के दिल सदर का काफ़ी खूबसूरत पार्क है और अब इस पार्क को जो है वो सोलर लाइट पे कन्वर्ट कर दिया है। जितनी लाइट्स आप इस पार्क में खूबसूरत देख रहे हैं, रात में ये दिन का मंजर पेश करती हैं। ये लाइट्स जो है वो सोलर पे की गई हैं। हमारे साथ सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं सर, अक्सर औक़ात तक तनकीद होती है कराची में गटर का मसला यकीनन है, सेवरेज का मसला भी है। ये जो कराची का दूसरा रुख है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और बाकी इलाके को किस तरह से कब खूबसूरत करेंगे? एक ज़माने में ये एक कचरा कुंडी का मंजर पेश करती थी। हमने इसको रीवैम्प किया, 2017 में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इसका इफ्तिताह किया था और बड़े लोगों ने उस ज़माने में कहा था बस पार्क बना दिया, मेंटेन नहीं किया जाएगा। आज आप 2020 में खड़े हुए 4 साल हो चुके हैं इस पार्क को बने हुए, इनॉग्रेट हुए हुए। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अपनी असली हालत में, बल्कि और इसको इम्प्रूव किया गया। बल्कि पाकिस्तान का ये पहला पार्क है जो कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। मैं समझाना चाहूँगा ये चीज़ कि सिर्फ सोलर लाइट्स नहीं, अब हम के इलेक्ट्रिक से बिजली नहीं लेते, ये सोलर पैनल्स हमने लगा दी और जो भी आप ये लाइट देख रहे हैं खूबसूरत, ये सब की सब इस वक्त सोलर एनर्जी के ऊपर चल रही हैं। दूसरी चीज़ जो पानी का मसला है, इसके नीचे से सेवरेज लाइन गुजरती है, तो एक सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर लगाया गया है और पानी बोरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आप देख सकते हैं सब्ज़ा है, हरियाली है। और तीसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है इस पार्क के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इस पार्क में मौजूद जो दरख्त हैं उनकी जियो टैगिंग की है और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि 522 दरख्त हैं इस पार्क में।
एक एक को मार्क किया गया है ताकि हम उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकें और आइंदा आने वाले सालों में देख सकें कि जी कितने दरख्त हैं। और आप देख सकते हैं कि नारियल भी है, नीम भी है, गुलमोहर भी है, खूबसूरत गुलकारी भी है और बच्चों की रिक्रिएशन के लिए भी आपने डायनासोर, हाथी वगैरह लगाए हुए हैं ताकि बच्चे भी आके लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। एम्प्रेस मार्केट आप देख सकते हैं कराची के हार्ट में एक खूबसूरत चीज़ है और ये इस बात को शो करती है कि काम किया जा रहा है, बेहतरी लाई जा रही है। वक्त आ गया कि हम उस बेहतरी को भी उसी तरीके से हाईलाइट करें। बैरिस्टर साहब, यकीनन कुछ सेक्टर्स में काम हुआ है जिस तरह NICVD या दीगर मिसाल आपके हैं, मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आज भी बड़ा इशू है। लाहौर में मेट्रो आ गई, KPK में मेट्रो का इफ्तिताह हो गया। कराची वालों के लिए एक मिसाल है कि अभी तक मेट्रो छालिया पे गुजारा हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से कुछ करेंगे आप? तो देखिए, इंसान को सच्चाई से काम लेना चाहिए और मैं समझता हूँ ट्रांसपोर्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जिस तरीके से हमें काम करना चाहिए था हम उस तरीके से काम नहीं कर पाए। लेकिन कुछ उसके अंदर प्रोसीजरल इश्यूज थे, कुछ अप्रूवल्स का फुकदान था, वो तमाम अप्रूवल्स अब हो चुके हैं और अब ये जो माली साल है इसमें आप देखेंगे कि वो तमाम जो मास ट्रांजिट के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके ऊपर मैं सच्चाई से काम लूँगा। मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट में हमें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ पिछले 4-5 सालों में कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया गया है। जो अंडरपासेस, जो ब्रिजेस, जो सड़कें हमने नहीं बनाई थी, आप देख सकते हैं कि हालिया बारिशों में भी वहाँ पर नकासी को यकीनी बनाया गया तो वहाँ पानी नहीं खड़ा हुआ। तो भाई क्या कहिए कराची वालों के नसीब के, कहीं इतने सारे दीप रोशन हो जाते हैं और कहीं उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। और ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं, ऐसा बार बार होता रहा है। हमने शहर की तरक्की के ख्वाब देख लिए लम्हों में और वो चूर चूर हो गए लम्हों में, दिन भर में। शहर की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM के इत्तेहाद की बातें हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी का क़याम भी हो गया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने ये सारी बातें मुस्तरद कर दी। कहा शहर की तरक्की के लिए सिंध हुकूमत ही काम करेगी। शहर कायद को संवारने का अज़्म। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान एक पेज पर आ गईं। फिर पीपल्स पार्टी ने यू टर्न ले लिया। हफ्ते को कराची समेत सिंध भर के मसाइल हल करने के लिए विफाकी और सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल मुशावरती कमेटी तश्कील दी गई थी। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर शाह ने खुद इस कमेटी की तस्दीक की। जो मीटिंग हुई है और जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब और हम लोग भी थे और फेडरल मिनिस्टर भी थे और जिसमें चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल अफजल भी थे, तो उसमें जो इश्यूज़ हैं उनको हल करने के लिए और जो फैसिलिटेट करना है, फेडरल गवर्नमेंट ने हमें मुख्तलिफ जगहों पे जब बॉटलनेक्स आते हैं उसके लिए ये मीटिंग्स हुई हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने भी कमेटी के क़याम की तस्दीक की, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी ने यू टर्न ले लिया और नासिर शाह ने समा के प्रोग्राम न्यूज़ बीट में दावा किया कि ऐसी कोई कमेटी बनी ही नहीं। अभी कोई भी कमेटी जो है वो नहीं बनी है। अच्छा। और सिर्फ मीटिंग्स हुई हैं अपनी जगह पे, जो कराची के इश्यूज हैं उन पर डिस्कस हुआ है। कराची समेत सिंध के मसाइल के हल के लिए विफाक और सिंध हुकूमत के मज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं। संजय साधवानी, समा, कराची। इस यहाँ मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन के रहनुमा पीपल्स पार्टी और सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख साहब ने और इसके अलावा अमीनुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम इस मामले पर बात करेंगे। रहनुमा MQM है इम्तियाज़ शेख साहब, पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। सवाल एक कराचियाइट का ये है कि इस कदम के बाद, इस कमेटी की फॉर्मुलेशन की खबरों के बाद, इन बातों के बाद क्या एक आम शहरी ये सोचे कि अब हकीकी तौर पर ये मसले हल हो जाएंगे? उम्मीद लगा लें, उम्मीद जगा लें फिर से? देखिए जी, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मसलों का हल निकले और हुकूमत हमारे पास है और लोगों का एतमाद हमारे साथ है, तो हम तो वही काम करेंगे जिसमें लोगों की बेहतरी हो, सूबे की बेहतरी हो और पाकिस्तान की बेहतरी हो। तो इसमें ये कमेटियाँ पहले बनती रही हैं सियासी तौर पे। जब जिस तरह की चीज़ें होती हैं, माहौल बनता है तो उसको डिफ्यूज़ करने के लिए मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ आरा आती हैं। उसके बाद फिर इस तरह की कोशिशें होती हैं और उसके बाद फिर ये कमेटियाँ या मतलब मुख्तलिफ फोरम्स पे इशूज़ को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। हमारी तरफ से भरपूर कोशिश होगी कि कराची के और कराची के लोगों के मसले हल करें। कराची हमें बहुत अजीज़ है, हमारा दारुल हुकूमत है हमारे सूबे का, और
जो इस तरह की बीच में बातें शुरू कर दी हैं कुछ लोगों ने कि जी अलग कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली और कुछ 149 आर्टिकल इम्पोज कर देंगे, गवर्नर रूल इम्पोज कर देंगे, ये सब ऐसी बातें हैं जो कि ना होने वाली बातें हैं। कराची सिंध का मतलब दारुल हुकूमत है, अटूट इसका हिस्सा है और हम कमिटेड हैं कि हम कराची और बाकी जो हमारे इलाके हैं सूबे के उनमें तरक्की करें, लोगों के मसाइल हल कर सकें। ठीक है सर, आपसे मजीद बात भी करेंगे। अमीनुल हक साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ये बताइएगा, मेयर कराची कह रहे हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेटर कराची आएंगे और फिर वो काम करेंगे और फिर सुबह जो है ना फंड्स उनकी तरफ से आएंगे, एनडीए में जो है उनकी सपोर्ट रहेगी। ये फरमाइएगा, ऐसा मेयर कराची साहब के पास क्या नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास में होगा और फिर सारे के सारे मसाइल हल हो जाएंगे? ये उन्हीं की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है ये। देखिए सिर्फ कानूनी तौर पे तो बिल्कुल सही है कि मेरा ख्याल है कि 28 अगस्त के बाद मेयर की मुद्दत खत्म होगी तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटर को आना है। अब जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आता है, हमारी ख्वाहिश होगी कि मुत्तफ़िक़ा आपस में मशावरत के बाद ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर आए जो कराची में पैदा हुआ हो, जो जिसने कराची में तालीम हासिल की हो, कराची के डायनेमिक को समझता हो, जिसके कौन है फिर वो, क्या नाम है, कौन हो सकते हैं वो भी बताइए प्लीज। नहीं, मैं तो भी एक खदुखाल बता रहा हूँ, हमें बिल्कुल अभी डिस्कशन में चीज नहीं आई है और ऐसा हो जो ईमानदार हो, दयानतदार हो और जो पावर शेयर कर। सर डिस्कशन में नहीं आई, लेकिन फिर ये बात क्यों हो रही है? देखिए एडमिनिस्ट्रेटर तो आने ही है ना, 28 अगस्त के बाद डेफिनेटली किसी न किसी को तो चार्ज संभालना होगा ना। तो ये कानूनी सर ऐसा ही होता है? जब मेयर कराची ने हल्फ नहीं उठाया था उससे पहले भी क्या ऐसा ही था? जी, एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा मौजूद रहते हैं। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, ये ऐसे तरीके कार है। अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इम्पोर्टेंट चीज ये कि अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए या कोई भी मेयर आ जाए, इस सिस्टम के तहत जो कानून बनाया हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध, मैं समझता हूँ आर्टिकल जो 2013 में जो बिल में तब्दीली की गई थी, 2013 के जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली की गई थी, इस सिस्टम के तहत मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेटर बैठे या मेयर हो या किसी का भी मेयर हो, मैं समझता कामयाब नहीं हो सकता। हमें उस सिस्टम को तब्दील करना होगा, हमें उस 2013 लोकल सर सिस्टम के आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन सिस्टम के तब्दील करने की तो बात कहीं पर भी नहीं हो रही। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, जी प्लीज। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब तक के उस 2013 लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली नहीं की जाएगी, ठीक, उस वक्त तक कोई भी सिस्टम कामयाब नहीं हो पाएगा। तो सर अभी फिर इस कमेटी से कोई उम्मीद ना लगाई जाए? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ कि देखिए अभी तो फिलहाल ये कमेटी नोटिफाई भी नहीं हुई है, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, कमेटी के भी TOR भी बनेंगे, टर्म ऑफ रेफरेंस बनेंगे कि इस कमेटी को देखिए कूड़ा करकट साफ कर देना या नाले को साफ कर देना कराची का मसाइल का हल नहीं है। कराची इससे आगे सोचता है ना कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर किया जाएगा। मेरे और आपके घर में पानी हफ्ते हफ्ते बाहर आता है, ये भी कराची पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह हर दूसरे दिन या हर दिन मुझे भी पानी चाहिए। ट्रांसपोर्ट का निजाम कराची का तवा बर्बाद हो चुका है। आप अगर सुबह 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक कराची के सड़कों पे घूम लें तो आपको सर ये मसाइल अपनी जगह, लेकिन ये मसाइल अपनी जगह, लेकिन जब हम इनके हल की बात करते हैं तो इन 3 बड़ी जमातों का आपस में मिल बैठना, इससे कराचियाइट की उम्मीद जागी है कि शायद मसला हल होगा। लेकिन अगर आपकी हम गुफ्तगू का अहाता करें जिस तरह आप कह रहे हैं कि जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा चीजें बेहतर नहीं होंगी, तो सर फिर तो कल बैठना भी नहीं चाहिए था। फिर बैठ करके किया क्या, हुआ क्या? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखिए अभी आज से गालिबन 5 दिन पहले इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है और उसके बाद फॉलो अप में परसों शाम के 4 बजे गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई। लेकिन सिर्फ मेरा पॉइंट आप समझने की कोशिश करें कि हमसे कूड़ा नाला साफ करना नहीं है, बल्कि पूरे जो कराची को इंफ्रास्ट्रक्चर सफाई के दाने पे पहुंचे, तमाम चीजों को इसमें शामिल करना चाहते हैं ताकि कराची के अवाम को सुकून मिल सके, कराची के अवाम के मसाइल हल हो, कराची के अवाम को सुकून मिल सके। सर ये बताइए कि फिर अब आपको पता है बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल की पॉइंट आपके पास है कि जी सिस्टम चेंज होना चाहिए, इसको डेवलप होना चाहिए। सर इसी के ऊपर बैठक क्यों ना थी, ये बताइए फिर किस बात पर थी? अगर आपको मसले का पता है, अगर दीगर लोगों को मसले का पता है, तो फिर उसी के ऊपर बात होनी चाहिए थी, एक के बाद एक मीटिंग उसी के ऊपर होनी चाहिए थी। सर देखिए अभी इब्तदाई बातचीत होगी, ठीक है, और मैं जैसे मैंने कहा कि इब्तदाई बातचीत के बाद अगर मिल बैठेंगे, मशावरत होगी, सियासी लोग हैं, मशावरत होगी, बातचीत होगी, तो मसाइल का हल निकाला जा सकता है।
मैंने एमकेएम का एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, बल्कि एमकेएम का पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब हो गया कि कराची के अवाम का मुकदमा रखा है कि तमाम चीजों में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में तब्दीली होनी चाहिए, K4 के निज़ाम को आगे बढ़ाना चाहिए, S3 का मनसूबा मुकम्मल होना चाहिए कराची को लिए। सर पिछले 30 साल और कल से लेके आज तक का दिन, मुझे ये बताइए कि पिछले 30 साल कल से लेके आज तक का दिन आपको लगता है आपने बिल्कुल ठीक अंदाज में कराची का मुकदमा हर सतह पर लड़ा? और अगर उस 30 साल का नहीं बता सकते तो कल से आज तक का बता दीजिए। क्योंकि सर देखिए, कल से आज तक में कराची के शहरी ने वाकई ख्वाब देख लिए थे कि अब दिनों की दूरी पर है हमारे मसाइल, उनका हल। बेशक मेरा ख्याल है कि हम सबों को कराची के मसाइल हल करने के लिए सर जोड़कर बैठे हैं, तो मसाइल हल होना चाहिए। इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि बाकी हुकूमत की तरफ से हम वो तमाम चीजें सामने रखेंगे जिससे कराची के मसाइल हल हो सके। मसलन डिलीवरी कौन करेगा? डिलीवरी तो सिंध हुकूमत के हाथ में होती है। अगर वो सिस्टम को बेहतर करके मामला हल करने के लिए राजी हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि मसाइल सर तो राजी नहीं है। कमेटी का बनना, उसकी खबरें आना, 3 पार्टियों का इकट्ठे बैठना, ये हल की तरफ पहला कदम नहीं है। मैं समझता हूँ गुड स्टार्ट, ठीक है। अभी भी रिजर्वेशन तो मौजूद है अपनी जगह पे ना, कि अब हम देखिए, आप टीवी चैनल पे बैठे हुए, आप रोज मॉनिटर करते हैं, आप रोज मामला देखते हैं, हमें अब पता लगेगा कि अगले हफ्ते क्या सूरत हाल है, उसके 15 दिन के बाद। एक बात और बता दें आपने, जैसे मैंने ये 3, 4, 5 चीजें बताई, ये कराची का बेसिक मसला है, इसमें कोई शक नहीं। कराची के 3 बड़े मसाइल हैं सर, चढ़ा करके बैठना बेकार होगा। ठीक, लेकिन सर मुझे ये बता दें कि आपने खुद भी कहा 5 दिन पहले मीटिंग होती है, फिर उसका फॉलोअप गवर्नर हाउस में होता है। चेयर कौन कर रहा है सर इस सारे मीटिंग्स को? कौन देख रहा है इन मीटिंग्स को? कौन फैसिलिटेट कर रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल की गहराई से का मैं अंदाजा कर सकता हूं, और मैं समझता हूं कि सियासी लोग आपस में बैठे हैं और इसके अंदर एनडीएमए के भी लोग बैठे हैं, और उसके साथ अब ये डिसाइड हुआ कि एफडब्ल्यूओ को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा कराची की तरफ। और ये सर इसलिए भी हुआ है, ट्रांसपेरेंट करने के लिए, ये इसलिए भी हुआ है कि चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा सीरियस लिया है कराची के मसाइल को, और उन्होंने क्लियर डायरेक्शन दी है। उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि देयर इज एनार्की इन सिस्टम, देयर इज एनार्की इन कराची, और उनके इस रिमार्क्स के बाद ये स्टेप लेना, आपको लगता है इसका लिंक है? मैं आपके इस बात से 100% इस्तेफा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन और उसके बाद फिर एनडीएमए का कराची में 3 नाले साहब की, जो आपका इल्म है कि कराची की पिछली दफा बारिश हुई थी, आधा से ज्यादा कराची डूब चुका था, तो एनडीएमए के आमद के बाद कराची में उसके बाद जो बारिश का स्पेल हुआ तो उसमें कम से कम कराची के अवाम को रिलीफ नजर आया, रिलीफ मिला। तो मैं समझता हूँ कि एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि यस, मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट हुकूमत अगर मिलकर बैठती है, चीजों को बेहतर के तरफ जाती है, तो मैं समझता हूं और बेहतर सिस्टम यही होगा सर जिसका जो काम है वो करे। हमें बार बार जो ना वो यहाँ वहाँ नहीं देखना पड़े, हमें बार बार ना मदद ना लेनी पड़े सर। इसीलिए मौसम की बारिश डिजास्टर मैनेजमेंट वाले आकर देख रहे हैं सर, ये तो नालायकी है, ये बहुत सारे लोगों की नालायकी है, ये दोहराई न जाए, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि ये तो इंतहाई अफसोस की बात है कि सिंध के अंदर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट मौजूद है, लेकिन वो हमें कहीं नजर नहीं आया। हमें क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को बुलाना पड़ा। हमें इस बात पे भी इंतहाई अफसोस है कि अगर हम नहीं सर, वो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मदद से ही काम होता है, जाहिर है, रियलाइज एनडीएमए, बट सर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बिकॉज हमने इस पर बात की लास्ट वीक, और जितने इकदाम उठाए गए डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, वो जाहिर है यहाँ पर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ही देखती है। मुझे तो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तो किसी सर वो एनडीएमए के अंडर, एनडीएमए के साथ है सर। नहीं, मैं कि वो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो प्रोविंशियल वालों की अपनी सूबाई हुकूमत की अपनी, वो किसी जगह पर भी नजर नहीं आए। हमसे टैक्स भी लिया जाता है, कराची के हम टैक्स भी देते हैं, लेकिन काम उस हिसाब से नहीं होता। बिल्कुल क्विकली बताइएगा सर, बिल्कुल क्विकली बताइएगा। ये सारे मसाइल तो है, साथ में चाइना कटिंग भी है, इस सब के ऊपर भी काम होगा। जिसने जो किया उसको सजा मिलेगी। देखिए, ये बात शक और शुबा से बालातर है कि अगर किसी जगह पर इलीगल तौर पर कहीं चाइना कटिंग हुई है या कहीं इलीगल तौर पर एनक्रोचमेंट बनाई गई है, मैं समझता हूँ इट्स एन आइडियल टाइम कि हम सब को मिल करके उन तमाम खराबियों को खत्म करें। और अगर उसमें आइडियल टाइम निकल गया, इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है ना, वो परवाजें वगैरह वो सब नॉर्मल होने लग गई हैं। अब से पहले यही होता है, यहाँ गड़बड़ करो और बाहर भाग जाओ। लोग ऐसा करते हैं सर।
हमारे पास ये चीजें मौजूद हैं कि बड़ी तादाद में, देखिए इन चीजों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हमारे पास मौजूद थी ना, इन तमाम इलीगल जो इंक्रोचमेंट, चलिए जो कल ना हुआ वो अब होना चाहिए। एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, तमाम चीजों को उस पर नजर रखनी चाहिए, यही शिकवा है सर, कराची के शहरी का यही शिकवा है। इदारे मौजूद थे, लोग मौजूद थे, अपना मानने वाले, अपना समझने वाले मौजूद थे, हुआ कुछ नहीं, सिर्फ बिगाड़ा है। बहरहाल आपने हमको वक्त दिया, बेहद शुक्रिया। तो जनाब सिर्फ यही तो एक मेहमान नहीं, हमारे साथ सवाल भी है। एग्जैक्टली, इम्तियाज शेख साहब साथ मौजूद हैं। इम्तियाज शेख दोबारा आपकी तरफ आना चाहेंगे। आपने भी गुफ्तगू सुनी और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अब ये कमेटी किस तरीके से काम करेगी, तो सर सवाल मेरा आपसे ये है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है सर, ये जो तीनों जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड MQM, कब बैठेंगे, कब इनका अगला कहना चाहिए कि लाए अमल तय करने के लिए एक पड़ाव तो नहीं कहता, बैठक ही कह देता हूँ, और राब्ता किस तरीके से होगा, काम किस तरीके से होगा? देखें, अब इस पे लाजमी तौर पे कैबिनेट में भी ये डिस्कस होगा और वज़ीर आला मशावरत भी कर रहे हैं और बाकी फॉर्मल मशावरत भी करेंगे, और उसके बाद जैसे ही मतलब सूरत हाल एक दो दिनों में वाज़े होगी और चीज़ें सामने आएंगी और होमवर्क हो जाएगा, तो एजेंडा बन जाएगा, तो मतलब उस पर बैठ के बात कर सकते हैं। क्योंकि हमें मतलब कोई भी इसमें आर नहीं है, हमें ना कोई उस पर घबराहट है, ना हमें कोई इसमें कोई मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू से ही चाहती है कि मफाहमत की सियासत रहे और काम यहाँ हो, लोगों के मसाइल हल हों। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी यही कोशिश है कि लोगों के मसले हल करें, उनकी हिदायत है, उनकी पॉलिसी, विजन भी उनका यही है। तो उसको सामने रखते हुए हम पूरा इसमें कोऑपरेट करेंगे और जल्द अज जल्द हम कोशिश करेंगे। देखें, जहाँ तक सफाई वगैरह का ताल्लुक है तो वो तो काम शुरू है, NDMA ने किया है, सिंध गवर्नमेंट भी कर रही है और वो चलता रहेगा इंशाल्लाह। और लेकिन ये उससे बढ़कर कुछ से आगे कुछ करना है तो हम वो करेंगे, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अनकरीब मीटिंग्स भी होंगी और उसका कोई बेहतरी का सूरत हाल भी निकलेगी। सर हमारे साथ ही रहिएगा, देखें तो सही इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। बड़ी बैठक का मामला था, ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, समा आपको दिखा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी तोशाखाना केस, इस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी को आना था। कल रात खुसूसी परवाज से आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे थे और अब बिलावल भुट्टो जरदारी को आप देख सकते हैं कि वो अहाता अदालत में थे और अब अंदर की जानिब रवाना हुए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, वकला यहाँ पर मौजूद, आम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर यहाँ आ नहीं सकते, ये पार्टी की तरफ से भी कह दिया गया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कह दिया गया था, और SOPs भी कुछ इसी तरह के थे। और अब हम देख सकते हैं कि आसिफ अली जरदारी के वकला फारूक एच नायक वो तो यहाँ पर पहुंचे ही थे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। सिक्योरिटी के भरपूर इंतजामात यहाँ पर किए गए। एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत का मौका, इस समाअत के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात और इस सब में ये डेवलपमेंट कि बिलावल भुट्टो जरदारी अदालत पहुंच गए, इसके मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी इंतजामात वो तो है ही, लेकिन अहम तरीन मामले के ऊपर आपको अपडेट रखने के लिए समा आपको बता रहा है कि पल पल यहाँ क्या हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी अदालत पहुंचे और ये मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी जुडिशल कॉम्प्लेक्स यानी नैब कोर्ट पहुंच गए हैं और यहां पर आज एक अहम समाअत है, तोशाखाना रेफरेंस केस, इसकी समाअत होगी अब से कुछ देर बाद। वैसे वक्त तो हो चुका है क्योंकि 9:30 बजे समाअत होनी थी, बट जैसे ही समाअत से मुताल्लिक कुछ अपडेट्स आएंगे आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको अगर इंतजामात से मुताल्लिक बताएं और पुलिस की भारी नफरी से मुताल्लिक बताएं तो पुलिस की भारी नफरी बाहर भी तैनात की गई थी। जो प्रोसिक्यूशन टीम है उसके लिए अलग पुलिस की नफरी मौजूद थी ताकि सिचुएशन बेहतर रहे, कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। दैट इज़ द रीज़न कि बाहर भी सिक्योरिटी थी और अंदर भी सिक्योरिटी थी। और चंद लम्हात पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहुंचे हैं अदालत में। अच्छा, इससे पहले आसिफ अली जरदारी ने यह कहा था कि उनको वीडियो लिंक के जरिए उनको ले लिया जाए और समाअत हो जाए, उनसे बात हो जाए इस सिलसिले में, लेकिन ये माना नहीं गया। उनको ये तारीख दे दी गई थी, ये वक्त बता दिया गया था और बुला लिया गया था। और इसी सब में ये भी हुआ कि फिर वो यहाँ पहुँचे भी हैं। लेकिन अभी कुछ ही देर है समाअत का आगाज़ होने में, अभी कुछ ही देर है बाकायदा आगाज़ होने में तोशाखाना रेफरेंस में, और बिलावल भुट्टो जरदारी को देखा जा सकता है कि वो यहाँ पहुँचे हैं। हम ये तो आपको दिखा रहे हैं, साथ में हम ये भी बता देते हैं सनग्लासेस तो है, मास्क भी लगाया हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी। बट आज वो मास्क नहीं है किरण, वो वाला नहीं
नहीं है, अजरक वाला मास्क आज नहीं है, अजरक वाला मास्क नहीं है, लेकिन मास्क है, दैट्स वेरी गुड। यस, इट्स वेरी गुड, क्योंकि आसपास जो लोग मौजूद हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, तो हम बड़ा लाइटर नोट पे बात करेंगे, मास्क जरूर पहनना चाहिए। जो है ना उसके मास्क के, अजरक वाले मास्क के कलर्स होते हैं ब्लैक, थोड़ा सा वाइट और फिर मरून, और अगर बात हो जाए पंजाब की, जनूबी पंजाब की, मुल्तान की, तो फिर उसके बाद में उसके कलर्स थोड़े चेंज हो जाते हैं, बड़ा प्यारा वाला ब्लू आ जाता है। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन ने तनकीद किया उनके इस मास्क पे। उन्होंने कहा है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तस्वीर उन्होंने लगाई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, जिसमें उन्होंने मास्क पहना हुआ अजरक, और एक मेरी तस्वीर लगाई इमरान खान साहब की जिसमें मास्क है पाकिस्तान का। चलिए ये भी अच्छा है, दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, उनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपने अपने। I like it. एग्जैक्टली, मास्क होना चाहिए जी, मास्क जरूरी है। आप लोग कहेंगे बात हो रही है अदालत की, मामलात अदालत के, एहतियात। चलिए जी, तो हम बात कर रहे थे एहतसाब अदालत की, लेकिन इस वक्त एक और खबर भी आ रही है, वो है सिंध हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्त पर बड़ा हुक्म सुना दिया गया है। अदालत ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और इंक्वायरी रिपोर्ट को कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने कहा है कि आज़ादाना तहकीकात कराई जाएं, दोबारा से तहकीकात हों, कैसे हुई किल्लत, कीमत का तयन कैसे हुआ, इसकी आज़ादाना तहकीकात कराई जाएं। इसी सिलसिले में बात करने की कोशिश करेंगे, अपने रिपोर्टर से भी मजीद जानने की कोशिश करेंगे। खबर बड़ी है, सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्त पर बड़ा हुक्म सुनाया। अदालत ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और इंक्वायरी रिपोर्ट को कलअदम करार दिया। इरफान उल हक हमारे साथ हैं। इरफान, इस सब का इम्पैक्ट क्या होगा, तफसील क्या है इस खबर की? किरण, ये 20 शुगर मिल्स मालिकान हैं जिन्होंने इस इंक्वायरी कमीशन को चैलेंज किया था, और उनका ये कहना था कि जो कमीशन है वो गैर जानिबदार नहीं है, इसमें कुछ ऐसे मेंबर्स भी शामिल हैं जो जिन पर जानिबदारी का इल्जाम है, और जो तहकीकात की गई है और जो रिपोर्ट पेश की गई है वो भी मशकूक है। हुकूमत के जो कुछ लोग हैं, बिलखुसूस शहजाद अकबर जो माविन खुसूसी थे वज़ीर आज़म के, वो इन सारे मामले में मुलविस रहे हैं, और उन्हें इस रिपोर्ट का पहले भी इल्म था। इसका मतलब ये है कि हुकूमत इस सारे मामलात में शामिल रही है। इस इंक्वायरी कमीशन पे ना रिलाई किया जा सकता है और ना ही इसे गैर जानिबदाराना कहा जा सकता है। अदालत ने तफसीली दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था चंद रोज कबल, और आज 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है। अदालत ने शुगर मिल्स मालिकान की दरख्वास्त मंजूर की है, और जो इंक्वायरी कमीशन था और इंक्वायरी रिपोर्ट थी, दोनों को अदालत ने कलअदम करार दिया है, और ये भी हुक्म दिया है कि एक आज़ादाना तहकीकात कराई जाए। FBI, SIA और जो दीगर एजेंसियां हैं हमारी तहकीकाती, उनको ये ताज़ दिया जाए, और एक ऐसा गैर जानिबदार कमीशन बनाया जाए जिस पर सबका एतमाद हो। चीनी की चोरी, जो चीनी शुगर मालिकान की अगर चोरी का इल्जाम है उन पर, तो उसके लिए एक गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। कीमतों में इजाफा। इरफान उल हक, ये बताइएगा कि जिस तरह इस खबर को हम देख रहे हैं कि अदालत ने कहा है कि दोबारा से तहकीकात हों, आज़ादाना तहकीकात हों, ये तो बहुत बड़ा सवाल उठा दिया गया है। जो तहकीकात हुकूमत ने कराई थी, इमरान खान साहब ने तहकीकात कराई थी। देखिए, शुगर मिल्स मालिकान का यही कहना था कि जो कमीशन बनाया गया है उसके अरकान गैर जानिबदार नहीं है, वो आज़ादाना तहकीकात नहीं हुई है। उसमें कई ऐसे सवालात उठाए थे, और ये कहा गया था कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, शहजाद अकबर जो कि माविन खुसूसी थे वज़ीर आज़म के, उनकी तरफ से कुछ ऐसी चीजें बताई गई जिससे ये पता चला कि उन्हें रिपोर्ट का पहले ही पता था। इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत की इमा पर हुआ और हुकूमत इसमें बराह रास्त मुलविस थी, इसलिए बहुत सारे जो हकायक जहाँ पे हुकूमत की गलतियां थी उसे छुपाने के लिए सारा मलबा शुगर मिल्स मालिकान पर डाल दिया गया, और जो भी उसके अंदर किया गया था और जिनको चार्ज किया गया था बिलखुसूस शुगर मिल्स मालिकान को, वो गैर जानिबदाराना तरीके से नहीं किया गया। लिहाजा ये मशकूक किस्म की रिपोर्ट और मशकूक किस्म का कमीशन है, इसलिए एक आज़ादाना तहकीकात कराई जाए। अदालत ने जो ये दलाइल थे, मखदूम अली खान और अब्दुल सत्तार पीरजादा जो कि शुगर मिल्स मालिकान के वकला थे, उनके दलाइल से इत्तफाक किया है और ये दरखास्त इनकी मंजूर की है, और जो कमीशन की रिपोर्ट थी उसे कलअदम करार दे दिया है। शुक्रिया इरफान उल हक, आपने अपडेट किया। और एक बार फिर मैं आपको इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के कुछ मनाज़िर दिखा देती हूँ। तोशाखाना रेफरेंस की समाअत का यह मौका है। आसिफ अली जरदारी को बुलाया गया था, पेशी का यह मौका था, और इस मौके पर हम ये देख सकते हैं, ओके पॉकेट स्क्वायर अजरक वाला है। आसिफ अली जरदारी पहुंचे, बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पहुंचे, सन ग्लासेस भी है। मुझे पूछना पड़ेगा रिपोर्टर से कितनी तेज धूप है,
और इस बार जो है ना वो मास्क बिल्कुल वही है, नॉर्मल सा आम सा प्यारा सा जो मेरे और आपके पास होता है, सर्जिकल मास्क का उल्टा पहना, बहुत से लोग पहनते हैं उल्टा इस मास्क को। क्या साइंस होती है? वो कहते हैं कि ज्यादा बेहतर होता है। बताएं प्लीज। वो कहते हैं ज्यादा बेहतर होता है, इससे जो इसकी तहकीक कर लें। मैं तहकीक कर लेता हूं। मैं इस्लामाबाद में रहते हुए एक और खबर देना चाहती हूँ, वापस आ जाए आप लोग, प्लीज आ जाए। एक मामला है जिसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी तरह से होनी चाहिए। आखिर ये हो क्या रहा है? नहीं, इंक्वायरी क्यों होनी चाहिए? शहबाज गिल साहब ने कर ली इंक्वायरी, बता दिया उन्होंने। लेकिन फिर अब प्रॉपरली कुछ इस स्टेटमेंट पर भी हो जानी चाहिए और उन्हीं पर जिम्मेदारी आयद होती है, वो इस मामले को आगे भी ले जाए, क्योंकि उनके पास में काफी कुछ है बताने के लिए ना, और हमारे पास है बहुत कुछ रोने के लिए। इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट, यहाँ की छत टपक रही है जनाब। डीजी सिविल एविएशन ने 3 दिन में इस सिलसिले में रिपोर्ट मांग ली। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल, जैसे कि शुएब भी बता रहे थे, उन्होंने इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी नून लीग पर डाल दी। ये भी कहा कि मंसूबे के ठेकेदार तो मरियम नवाज के समधी थे। तो भाई कोई भी थे, आपके समधी नहीं है, आप लोग काम कीजिए। 2 रोज पहले जरा जोर की बारिश क्या बरसी, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत टिप टिप करने लगी। और तो और सिर्फ 2 साल कबल 105 अरब रुपए से मुकम्मल होने वाले मंसूबे की सीलिंग भी नीचे आ गिरी। वीडियो सामने आई तो डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी नासिर हसन जामी ने नोटिस ले लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एयरपोर्ट मैनेजर से 3 रोज में जामे रिपोर्ट तलब। ये भी कहा कि आइंदा ऐसे नुकसानात से बचने के लिए इंतजाम यकीनी बनाए जाएं। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी सियासी रवाबित शहबाज गिल की मुस्लिम लीग नून पर चढ़ाई। एयरपोर्ट की सीलिंग गिरने की वीडियो भी ट्वीट कर दी। लिखा, मुलाहिजा फरमाएं, ये है न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट जिसका ठेकेदार मरियम सफदर का समधी था। तंजन कहा, आखिर रिश्तेदारों का इतना हक तो बनता है। हर बारिश में ये इमारत किसी न किसी जगह से गिरना शुरू हो जाती है। अगर इनसे कोई इदारा सवाल करेगा तो जत्था लेकर इस पर हमलावर हो जाएंगी। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की जानिब से पीर के रोज एयरपोर्ट का दौरा मुतवक्के। इमारत को बारिश से पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा लिया जाएगा। सिविल एविएशन के आला अफसरान भी वफाकी वजीर के हमरा होंगे। चलिए जल्दी से मैं बता देती हूँ आपको, लॉकडाउन था, सारे लोग परेशान थे, घरों तक महदूद थे, बच्चे नए नए प्लान्स बनाते थे, खेलते थे और सो जाते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल बदल गया है, ऐसा नहीं हो रहा। लॉकडाउन का जो पहला वीकेंड आया लाहौर के बच्चों के लिए खुशियां लाया, क्योंकि ये पहुंच गए चिड़ियाघर। तो इसी पर देखिए दानियाल उमर की रिपोर्ट। 5 माह घर में गुजारने के बाद बच्चों को आजादी मिली तो लॉकडाउन के बाद पहला संडे फन डे बन गया। चिड़ियाघर में अपने मनपसंद जानवर देखकर बच्चे भूले ना समाये। मौज मस्ती का दौर भी जोरों पर रहा। लॉकडाउन जो है ना, बच्चों की तो खासकर जिंदगी तबाह कर देता है। खैर वो जो भी है, लेकिन अब जब हम बाहर आए हैं तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सैर सपाटे से नन्हे रॉक स्टार के चेहरों पर सजी मुसरत ने वालिदैन को गर्म मौसम की सख्ती भुला दी। बच्चों ने काफी घर में परेशान भी किया है, लिहाजा आज घर से बाहर निकले और बच्चे खूब मौज मस्ती में एंजॉय कर रहे हैं। चिड़ियाघर में हाथी घर तो मौजूद है, मगर हाथी कोई नहीं। बच्चों ने इंतजामिया से जल्द सूजी जैसा कोई और हाथी मंगवाने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। खबर ये है कि स्कूल्स खुल गए। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने स्कूल्स खोल दिए। सदर प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन पाकिस्तान काशिफ मिर्जा साहब के मुताबिक SOPs के साथ स्कूल में इंतजामात मुकम्मल किए गए। पंजाब, KP, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में स्कूल्स खुल गए हैं। सवाल ये है, व्हाट आर द SOPs और इसके साथ साथ अटेंडेंस कितनी है, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया काशिफ मिर्जा साहब ने। सर गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नया दिन। थोड़ा शेयर कीजिएगा जिन सूबों की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब, KP, बलूचिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर, कितने स्कूल्स खुल गए हैं सर? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले समा टीवी का जो इसके हवाले से इतना कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट और इस हवाले से प्रोग्राम आपने किया, ये सबसे बड़ी हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशाइंद है, खासतौर पे हमारे वालिदैन के बच्चों के लिए, बिलखुसूस हमारे असातिज़ा के लिए और स्कूल्स के लिए, तालीम के लिए बहुत ज़बरदस्त आज का दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो तालीमी अदारे हैं उसके मुताबिक जो हैं वो खुल गए हैं और अक्सरियत खुल चुकी है। और अलबत्ता ये है कि चूंकि वेरी फर्स्ट डे है और चूंकि एक अनसर्टन सिचुएशन थी, उस अनसर्टन सिचुएशन की वजह से कुछ अभी आज फर्स्ट डे की वजह से जो हाजिरी और तादाद का हमें जरूर इशू भी है, लेकिन इस लिहाज से बहुत अच्छा है। कितने फीसद स्कूल्स खुले हैं सर? जो तादाद है एज पर योर इंफॉर्मेशन, कितने फीसद स्कूल्स खुले हैं? आई होप सो कि जी ये 80% प्लस तालीमी अदारे हैं, क्योंकि अभी तक ये डाटा जो है अभी हम मुकम्मल कंपाइल नहीं कर सके, क्योंकि आज फर्स्ट डे है। अभी इस वक्त हमें जो है जो इंफॉर्मेशन जैसे जैसे गैदर हो रही है हम मीडिया के साथ भी शेयर कर रहे हैं,
और बाकी स्कूल्स के साथ भी कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छी चीज ये है कि अगर आज स्ट्रेंथ कम भी है तो हमें अपने SOPs के लिए एक जो है वो बहुत आसानी रहेगी इम्प्लीमेंट करने में। और चूंकि जो हमें वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से 4 हिस्सों में डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। 2 जो है वो मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट है और 3 दिन हमने वैसे भी जूनियर सेक्शन बुलाना है और 3 दिन सीनियर बुलाना है। तो ऑब्वियसली हम खुद भी ये चाहते हैं कि स्ट्रेंथ फौरी तौर पे जो है मुकम्मल ना हो ताकि हम SOPs को इंश्योर करें। लेकिन मेरा ख्याल है इस वीक के अंदर जो भी हमारी डेफिशिएंसीज होंगी वो अल्लाह ने चाहा तो इस हुकूमत को मना पाए सर, क्योंकि ये कहा गया था कि अगर जो डेट्स उन्होंने बताई हैं, हुकूमत की तरफ से जो डेट्स बताई गई हैं, अगर उसके अलावा आप लोगों ने स्कूल्स ओपन किया है तो फिर प्रॉब्लम्स होंगे, फिर वो नोटिस लेंगे। तो ये मामला रिजॉल्व हो गया था? देखिए जी, ये बहुत ही अफसोसनाक और बदनसीबी है इस मुल्क की, इस माशरे की, कि हमारे असातिज़ा को जिन्होंने 15 अगस्त को तलीमी इदारे खुले, KPK में हमने देखा, स्वात में, चरसदा में, मालाकंड में, कसूर में, हमारे जो गुजरांवाला है उसमें, पिंडी में, फिर हमने ये देखा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी थोड़ी सी हमें ऐसी रिपोर्ट्स मिली कि स्कूलों को जबरदस्ती बंद करवाया गया। सिंध के अंदरून सिंध के अंदर भी कुछ रिपोर्ट्स आई कि उन तालीमी इदारों को बंद जबरदस्ती पुलिस के जरिए करवाया गया। अच्छा। और यहाँ तक हुआ कि जो स्वाब इंतहाई शर्मनाक वाकया हुआ कि असातिज़ा को गिरफ्तार किया गया, प्रिंसिपल्स को गिरफ्तार किया गया, हथकड़ियां लगाई गई और हथकड़ियां लगा के गाड़ी में बैठा के सरेआम पूरे शहर में चक्कर लगवाया गया। ये कहाँ का वाकया बता रहे हैं सर? कोई नहीं है, ये स्वात में हुआ है। सॉरी, ये स्वात में हुआ है, स्वात की बात बता रहे हैं आप? स्वात में, हाँ जी, स्वात में ऐसा हुआ है जो कि शर्मनाक वाकया कि आप असातिज़ा की तस्लीम नहीं कर रहे, आप अपने माँ बाप की तस्लीम सर। लेकिन आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन लॉ तो सबके लिए बराबर है सर, और अगर आपने इजाज़त के बगैर स्कूल्स खुलवाए हैं और हुकूमत ने कहा है कि हम एक्शन लेंगे, तो फिर सर ये वाला एलिमेंट कैसे आप शेयर कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं दरखास्त अदब के साथ करूं कि ये कानून की रिट हम चैलेंज हमने कतन नहीं की, बल्कि कानून जो कलम अमल दरामद किया है। अच्छा। और वो कानून जो आइन हमें हुक्म देता है 25 सर प्लीज सर, ये एक दरखास्त बाकायदा तौर पर दायर हुई थी कोर्ट में। कोर्ट ने उस पर डिसीजन ये दिया था कि यह मामला ऐसा है कि इस पर हुकूमत फैसला करेगी, हुकूमत डिसाइड करेगी कि स्कूल्स कब खुलने हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि आपने जो काम किया वो कानूनी है? सर रवैये के ऊपर तो बात हो सकती है, सर रवैये के ऊपर बात हो सकती है, उसकी मजम्मत हो सकती है, वो अफसोसनाक था। लेकिन देखिए, वो तो पहले उनको बता दिया था ना कि स्कूल्स खोलेंगे, अगर आप ड्यू डेट से पहले जो उन्होंने बता दिया तो प्रॉब्लम होगा। हमने किसी किस्म की कोई रेट किसी कोर्ट में नहीं की हुई, ना हमने ऐसा किया था। और अगर ये आपने नहीं किया सर, आपने नहीं किया, ये ना मैंने ये कहा है। गुजारिश सुन लें। दूसरी चीज ये है कि मैं अपने आइन का पाबंद हूँ और वो मुझे 25A आर्टिकल ये हक देता है। मैं अपने 7.5 करोड़ बच्चों के तालीम के आइनी हक के लिए हमने अदारे खोले हैं। हमने अपने 15 लाख असातिज़ा के लिए अदारे खोले जिनको सर बंद क्यों किए थे फिर? 6 से 8 माह से बेरोजगार किया। सर अगर आप इस आर्टिकल 25A की बात कर रहे हैं तो फिर सर बंद क्यों किए थे? फिर आपने हुकूमत की बात पहले क्यों सुनी थी? ऑब्वियसली हमने उस वक्त गवर्नमेंट के साथ ताउन ही किया था। गवर्नमेंट ने हमें ये कहा था कि ये अर्ली समर वेकेशन है, हमने ताउन किया। इन्होंने कहा था 5 अप्रैल को खोले जाएंगे, नहीं खोले। फिर इन्होंने कहा आप मजीद ताउन करें, हम मई में खोल देंगे। इन्होंने मई में नहीं खोले, फिर जून में नहीं खोले, फिर जुलाई में नहीं खोले, फिर अगस्त 1 को नहीं खोले, 15 अगस्त को नहीं खोले। फिर इन्होंने तारीख सर उन्होंने तो 1 अगस्त और 15 अगस्त की डेट भी नहीं दी थी, उन्होंने तो 15 सितंबर की ही डेट थी। आई एम सॉरी, लेकिन सर प्लीज साथ रहिएगा। इस वक्त हमें तारिक शाह साहब ने भी ज्वाइन किया है, चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है। आप तारिक शाह साहब, गुफ्तगू आप भी सुन रहे होंगे। उन्होंने कुछ अंदरून सिंध की बात भी की है कि स्कूल यहाँ पर खुले थे, बंद कराए गए। सिंध की सूरत हाल क्या है, थोड़ा सा मुझे प्लीज आप शेयर करें। कराची की सूरत हाल क्या है, यहाँ पर स्कूल खुले? एक तो ये कि स्कूल्स में हाजिरी, क्योंकि जाहिर है अब असेंबली भी लग गई होगी और वो ताज़ा SOPs के साथ में सब कुछ हुआ होगा, थोड़ा सा वो बताइएगा। और फिर ये भी बताइएगा प्रिसाइसली वाकयात किस किस तरह के हो गए, स्कूल्स को बंद कराना या फिर प्रिंसिपल्स को ताकीद करना कि ये ना करें। तारिक शाह साहब साथ मौजूद हैं? आप कोशिश करेंगे तारिक शाह साहब से इस सिलसिले में बात करें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं काशिफ मिर्जा साहब? मैंने ये किया कि सिंध में भी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तालीमी अदारे खुले हैं। सर कराची के स्टैट्स शेयर कर सकते हैं, कराची में कितने फीसद स्कूल्स खुले हैं? मैंने अर्ज किया ना कि इस वक्त मैं आपको एग्जैक्ट इसलिए नहीं दूंगा, टू अर्ली हमारे पास इंफॉर्मेशन सारी इकट्ठी हो रही है। हम इंशाल्लाह जो दोपहर के बाद इस पोजीशन में होंगे कि आपको इस साथ एग्जैक्ट डाटा शेयर करें और वो इंशाल्लाह ताला हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा ये बता दें
ये बता दें, सॉरी शुभ बात प्लीज किरण सर, ये बता दीजिएगा कि अभी देखिए आप बता नहीं सकते हाजिरी के बारे में, लेकिन ये तो आप हमें बता सकते हैं ना कि पेरेंट्स को किस तरह से आप लोगों ने आगाह किया, या फिर पेरेंट्स ने उसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या किया, या उन्होंने आपसे आके ये पूछा हो कि SOPs क्या रहेंगे। मेरे ख्याल में तारिक शाह साहब हमारे साथ हैं। अब तारिक शाह साहब जरा बताइएगा तो सही कराची के बारे में। काशिफ साहब मैं आती हूँ आपके पास। तारिक शाह साहब जरा बताइएगा कराची में हाजिरी कुछ इस बारे में आप हमें बता सके। दूसरे ये कि हुकूमत ने जो तारीखें दी उसके अलावा उससे पहले आप लोगों ने स्कूल्स को ओपन किया है, तो फिर उसके बाद में आप लोगों को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ा वो भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आज तो फर्स्ट डे है क्योंकि आई वाज ट्राइंग के बात हो जाती, टेक्निकल इशू है। बट सवाल हम ये भी करना चाहेंगे आगे चलकर, तारिक शाह साहब से रब्ता बहाल हो। मैं सवाल काशिफ साहब आपकी तरफ लेकर आता हूँ। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और हुकूमत और इंतज़ामिया की तरफ से एक्शन लिया जाता है, सर वो बच्चों की सेहत से जुड़ा है, अगर एक्शन लिया जाए और बच्चे इससे मुतासर हों तो सर ये तो सवाल फिर उठेगा कि फिर ये डिसीजन कैसा हुआ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में लूप होल है। तो बात ये है कि हमने जो है पेरेंट्स को कंसेंट फॉर्म भी भिजवाया, पेरेंट्स को इतला भी दी कि आप अगर अपने बच्चों को भिजवाना चाहते हैं तो उसमें किसी किस्म की हमने उनके ऊपर ये कुछ सख्ती या डिसिप्लिन एक्शन लेने की कोई बात नहीं। हमें ये याद रखता है कि अगर आपको लगता है कि अगर आप अपने बच्चों को नहीं भिजवाना चाहते तो भी उनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन कतई नहीं होगा। वो सर ये हर स्कूल की तरफ से किया गया है जी। ऑब्वियसली जब आप फेडरेशन लेवल पे चीज हो रही होती है तो वो तमाम स्कूल की नुमाइंदगी होती है। उनको यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर आप चाहेंगे उनके बच्चों को होम टास्क आप घरों में जो है वो आप एक एक करवा सकते हैं। लेकिन इस सूरत हाल ये है कि आपको खुद पता है गैलप सर्वे का जो 2 माह कबल था वो 74% पेरेंट तो खुद चाह रहे हैं कि उनके बच्चे घरों में इस वक्त जो तालीम से दूर होके वो बर्बाद हो रहे हैं। और आज अगर ये आप, बल्कि मैं आपसे दरखास्त करूंगा आप अपने चैनल की वजह से एक सर्वे खुद से कंडक्ट करें तो आप देखेंगे इस वक्त 90% प्लस जो है पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह वो ये खुद से ये चाह रहे हो। ये स्ट्रेंथ जो आज आपको दिखाई दी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो ये स्ट्रेंथ क्या है? ये साबित कर रही है कि पेरेंट चाह रहे हैं कि उनकी औलादों को तालीम दी जाए। सर वो आज के दिन के बाद डिसाइड होगा सर, या मैं ये कह लेती हूँ कि ये इस हफ्ते के बाद डिसाइड होगा कि पेरेंट्स वाकई चाह रहे हैं कि उनके बच्चे जो है ना वो जाने स्कूल शुरू करें। आप अगर ये प्रेशर जो है ना गवर्नमेंट का जो धमकियां देना और जी गिरफ्तारियां करना, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। मिल बैठकर मामलात को हल करना चाहिए। एसोसिएशंस एंड गवर्नमेंट के सर साथ मौजूद थे। आपको एक ब्रेक लेनी है, हमें वापस आते हैं। स्टे विद अस। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत, वहाँ के कुछ मनाजिर हमारे पास हैं, वहाँ की अपडेट क्या है कुछ कोशिश करेंगे इस सिलसिले में हम बात भी कर सके। शहजाद अली वहीं पर थे कवर करने के लिए exactly, किरण, लेकिन कुछ देखा भी था। कुछ देर पहले जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ पर पहुंचे और शहजाद अली ने उनसे कुछ सवाल करने की कोशिश की, तो जरा शहजाद से पूछते हैं कि कुछ सवाल क्या था और जवाब क्या था। शहजाद हुआ क्या था? क्योंकि हमने तो इतना देखा कि आपने माइक आगे किया, सवाल पूछा, फिर उसके बाद में वो नैनो सेकंड था, कुछ सेकंड से भी कम था, तो बिलावल भुट्टो जरदारी आगे बढ़ गए थे। क्या पूछ लिया था आपने? हुआ क्या था? जब बिलावल भुट्टो जरदारी एहतसाब अदालत पहुंचे तो उनके साथ मुस्तफा नवाज खोखर भी थे। तो जब वो हत्या अदालत के अंदर पहुंचे तो हमने उनसे ये सवाल किया कि बिलावल साहब क्या कहेंगे जो आपके कारकुनान या रहनुमाओं को आज अदालत के बाहर रोका जा रहा है और इस पर क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं पहले अदालत के अंदर जाऊंगा और अदालत से वापसी पर आके जो है वो टॉक करूंगा। तो दोबारा जब मैंने ये क्वेश्चन उनसे किया तो फिर मुस्तफा नवाज खोखर बीच में आए और उन्होंने कहा यार आप लोग थोड़ा सा सब्र करें, हम वापसी पर आकर जो है वो मीडिया टॉक करेंगे और आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। तो अब अगर मैं बता सकूं यहाँ पर जो है वो पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा रहमान मलिक, राजा परवेज अशरफ, फरतुल्ला बाबर और जो बुकला की टीम है फारूक एच नाइक और लतीफ खोसा, वो यहाँ पर एहतसाब अदालत के अंदर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर एहतसाब अदालत में तोशा खाना रेफरेंस की समाअत होनी है। और अब जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं एहतसाब अदालत के अंदर से वो ये है कि नवाज शरीफ के बुकला की जानिब से जो है वो और ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि उन्हें हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए, क्योंकि ये जो केस है ये हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। तो नवाज शरीफ की जानिब से जहांगीर जदून जो उनके वकील हैं उनकी जानिब से जो है वो उनकी हाजिरी की इस्तिस्ना की वो अदालत में दायर कर दी गई है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तमाम गैर मुतल्लिका जो लोग हैं उन्हें बाहर ही रोका है, सिर्फ उन लोगों को अंदर आने की इजाजत दी जा रही है जिनके नाम मौजूद हैं। जी अच्छा, देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी तो आ गए, बाद में बात करेंगे, ये भी पता चल गया। पापा कहाँ है उनके? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहाँ है? वो रवाना हुए कि नहीं? जी अभी तक आसिफ अली जरदारी जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंच सके हैं। अब से कुछ देर कबल इतलात ऐसी आई थी कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस से निकल रहे हैं जो इस्लामाबाद में, लेकिन अभी तक जो है वो जी निकल तो वो गए हैं,
निकल तो वो गए हैं, कुछ देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। शहजाद, टाइम 9:30 बजे का नहीं था? शुएब, बिल्कुल टाइम तो 9:30 बजे का था। वुकला की टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, नैब टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जिनके लिए ये तमाम तर इंतजाम आज यहाँ पर किए गए हैं, जुडिशल कम्प्लेक्स के इतराफ की तमाम जो मेन सड़कें हैं उन्हें भी बंद किया गया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तैनात है, लेकिन अभी तक जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो एहतसाब अदालत नहीं पहुंचे और अभी तक ये बताया भी नहीं जा रहा कि अब उनके ना। ठीक है शहजाद, साथ रहिएगा। जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी यहाँ पर पहुंचे नहीं है, तो हम जरा दिखा देते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब कहाँ पर हैं। आपसे कुछ देर पहले आसिफ अली जरदारी साहब यहाँ रवाना हुए हैं इस्लामाबाद, जहाँ पर वो मौजूद थे, और अभी आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं, नैब कोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त हैं, आप देख सकते हैं गाड़ियों पर गाड़ियाँ, और मौका है जी बड़ी पेशी का, अहम पेशी का। उनको बुला लिया गया था, नोटिस भेज दिया गया था, तारीख बता दी गई थी, मकाम बता दिया गया था, वक्त बता दिया गया था, लेकिन ज़रा देर हो गई। उनके साहिबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी पहले पहुंच गए, और अब ये मनाज़िर आप देख सकते हैं। मैं नहीं बता सकती कौन सी गाड़ी में है, लेकिन इस काफिले में है आसिफ अली जरदारी, जिन्हें बुलाया गया है सवालों के लिए। 9:30 बजे का वक्त मुकर्रर था, ताखीर हुई है। अदालती मामला है लेकिन ताखीर हुई है। 9:30 बजे यहाँ पर पहुँचना था। इस वक्त समात जारी है और अब से कुछ लम्हात बाद आसिफ अली जरदारी साहब यहाँ पर निकल पड़े हैं, देखते हैं कि कब पहुँचते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन फिलहाल जिस तरह हम समात की बात करें, शहजाद भी साथ मौजूद हैं। शहजाद, आप बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से दरख्वास्त दायर कर दी गई हाज़िरी से इस्तिस्ना से मुताल्लिक, उससे मुताल्लिक रिमार्क्स आए हैं अदालत के, कुछ शेयर कर सकते हैं? अभी कार्रवाई के हवाले से कोई चीज सामने नहीं आ सकी है। नवाज शरीफ के जो जहांगीर जदून, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है अदालत में कि नवाज शरीफ को जो है वो हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए, हाई कोर्ट के अहकाम तक कार्रवाई को मुलतवी किया जाए। ऐसी दरख्वास्त जो है वो जहांगीर जदून जो मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, उनकी जानिब से जो है वो यहाँ पर अब एहतसाब अदालत में दायर कर दी गई है। तोशाखाना रेफरेंस में शुएब, आपको जैसा कि पता है, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, तीनों को यहाँ पर एहतसाब अदालत में जो है वो पेश होना था। और 30 जून को साबिक जरदारी ने भी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन उस वक्त जो है से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी और उन्हें जो है वो कहा गया था, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को ये हुक्म दिया गया था कि अगली पेशी पर अगर आप पेश नहीं होंगे तो आपके नॉन बेलेबल वारंट जो है वो जारी किए जाएंगे। तो इसीलिए आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कल रात खुसूसी तैयारी के जरिए कराची से इस्लामाबाद पहुंचे हैं और आज वो इस एहतसाब अदालत में अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अभी ऐसी इतलात आ रही हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो जरदारी हाउस इस्लामाबाद से रवाना हो चुके हैं। वो अब से तकरीबन 15 से 20 मिनट में जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और अदालत में पेश होंगे। और 15 से 20 मिनट का रास्ता है शहजाद, 15 से 20 मिनट का रास्ता है, और कुछ सिक्योरिटी क्लियरेंस भी है, कुछ सिक्योरिटी टीयर्स भी हैं, उन्होंने इंतजाम भी कर रखे हैं। मुमकिन है कि थोड़ा सा तातुल उसकी वजह से आए? जी किरण, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी में ये बताया जा रहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ गाड़ियों का एक काफिला भी आ रहा है, उनके अपनी सिक्योरिटी के लोग भी होंगे, कुछ कारकुनान और कुछ लीडरान जो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंच सके, पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा, वो शायद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ उनके एहतसाब अदालत के साथ उनके पहुंचेंगे। और यहाँ पर सिक्योरिटी क्लियरेंस की बात की जाए तो यहाँ पर बाहर जो है वो 2 लेयर सिक्योरिटी है। एक लेयर जो है वो तकरीबन कश्मीर हाईवे के साथ लगाई गई है, जहाँ से गाड़ी को जाता है। उसके बाद एहतसाब अदालत से थोड़ा पहले जो है वो एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, वहां से क्लियरेंस के बाद जो है एहतसाब अदालत के गेट तक लोग पहुंचते हैं। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी चूंकि बीमार भी हैं तो उनकी गाड़ी को जो है वो अंदर आने की इजाजत होगी और उनकी जो गाड़ी है वो जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर लाई जाएगी। बाकी जो दीगर रहनुमाओं की गाड़ियां होंगी वो जुडिशियल कम्प्लेक्स के बाहर ही रोक ली जाएंगी। और अब देखते हैं कि जो दीगर रहनुमा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के यहाँ साथ अदालत आते हैं उनको दाखिले की इजाजत मिलती है कि नहीं, क्योंकि सुबह हमारी जो है सिक्योरिटी जराये से बात हुई तो उनका कहना था कि रहमान मलिक जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उनके अलावा सिक्योरिटी के जो फहरिस्त है उसमें किसी भी रहनुमा का नाम नहीं है। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद जो है वो राजा परवेज अशरफ और फरहतुल्लाह बाबर भी जो है वो अंदर आए। मुस्तफा नवाज खोखर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ यहाँ पर अंदर आए हैं। वो कैसे आए? साबिक सदर के साथ कौन कौन से रहनुमा, रहमान का नाम भी आ रहा है, वो उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी पहुंची, ये होना था। शीरी रहमान अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची, वो शायद साबिक सदर आसिफ अली साथ आएंगी और जो काफिला उनके साथ आ रहा है कारकुनान का और रहनुमाओं का, वो उनके साथ आएंगे। तो और उनको जो है 15 से 20 मिनट आपने बताया आसिफ अली जरदारी साहब को यहाँ पहुंचते हुए लगेंगे। हम फिर कोशिश करेंगे कि आपकी तरफ आए। बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में हमारे साथ अपडेट भी कर रहे थे।
हम कोशिश कर रहे थे शहजाद से सिलसिले में भी बात कर सके, और आप जैसे कि देख भी सकते हैं ना विद इन फ्यू सेकेंड्स ये मनाजिर जो काफिले के इससे पहले शहजाद फ़ौरन पलट गए किसी खबर की तलाश में और मज़ीद अपडेट्स को इकट्ठा करने के लिए। बहरहाल ये तोशाखाना रेफरेंस है, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा अब पहुँच भी रहे हैं। कुछ ये शिकायत कर रहे हैं, ये शिकवा कर रहे हैं कि हमें आगे नहीं दिया जाना चाह रहा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर इसी सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। PMLN की जानिब से जो कुछ हुआ था उसको देखते हुए यहाँ पर कड़े से कड़े इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक जितनी भी इस सिलसिले में स्टेटमेंट्स दी या जो भी कोई एडवाइजरी उनकी तरफ से आई उसको देखकर लगा नहीं कि वो चाहते हैं यहाँ पर कुछ शोर शराबा हो, लेकिन मामलात अभी भी मुबहम ही हैं। एक तरफ तो है बड़ी समात, बड़ी कार्रवाई, और दूसरी तरफ है बड़े इंतजामात, और इसके अलावा ये कि बड़ी ताखीर भी हो गई। मैं कह सकती हूँ बड़ी ताखीर हो गई, कह सकते हैं कि जब बड़ा मामला हो तो इस ताखीर टाइम पे पहुंचना तो बनता है, टाइम पर पहुंचना बनता है। वैसे वक्त की पाबंदी सबको करनी चाहिए, और बिलावल वक्त से पहले आ गए, वक्त पर आ गए, और बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं पहुंचे, आसिफ अली जरदारी नहीं पहुंचे अभी तक। चलिए पहुंच जाएंगे कुछ देर बाद, लेकिन समात जो है ना वो शुरू हो चुकी है। कुछ देर पहले 9:30 बजे का ही वक्त था, अभी 10:12 हो चुके। अभी तक आसिफ अली जरदारी साहब यहाँ पर नहीं पहुंचे। कहा जा रहा है 5-7 मिनट भी और लग सकते हैं उन्हें यहाँ पर पहुँचने में। इससे मुतालिक हम आपको अपडेट करते रहेंगे, जैसे ही इससे मुतालिक कुछ अपडेट्स आएंगी। बढ़ते हैं आगे और रफ़ू की बात करते हैं। ये कदीम हुनर है, इसकी बात हम कर लेते हैं, और इससे मुतालिक हमारे पास ख़बर इस्लामाबाद से है। और ख़बर यह है कि अगर आपका कोई कीमती लिबास हो, वो फट जाए या जल जाए या ख़राब हो जाए, उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ किया जाता है ना। कभी पैबंद लगाया जाता है, कभी कोई फूल टांग दिया जाता है। ये रिपोर्ट आप दिखाना चाह रहे थे? मैं रिपोर्ट दिखाना चाह रहा हूँ किरण, क्योंकि जो इस पेशे से वाबस्ता हैं वो परेशान हैं। अब वो क्यों परेशान हैं, इस पर रिपोर्ट तैयार की उमर बिन आसिफ ने, आपको दिखाते हैं। लिबास दागदार हो जाए तो इसके ऐब रफू करके इसे फिर से खुशनुमा और दिलकश बनाने का हुनर जदीद दौर में दम तोड़ रहा है। रावलपिंडी के कला बाजार में 30 बरस से रफूगिरी करते जुल्फिकार का कहना है, जिन दस्तकारों की कभी धूम हुआ करती थी अब इनकी मांग रही ना काम, बल्कि जो जितना तजर्बाकार है इतना ही फिक्रमंद। इसके कारीगर जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन जो है वो इस तरफ आ नहीं रही है। रावलपिंडी में कारीगर सैकड़ों में थे, लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि 10 से 12 कारीगर पूरे रावलपिंडी में हैं। जुल्फिकार अली जैसे हुनरमंदों को हुक्मरानों में किसी ऐसे हमदर्द का इंतजार है जो गम बांटे, दुख ढांपे और मौशी जख्म रफू कर दे। कैश की सूरत में मदद की जाए तो ये है कि काम हम बढ़ा सकते हैं, कारीगर बिठा सकते हैं और कारीगर बना भी सकते हैं। रफूगर जाड़े को अपना दोस्त और हमदर्द जरूर मानते हैं कि गर्म पहनावे काबिल इस्तेमाल बनाने का काम खूब निकलता है। रफूगर जुल्फिकार अली ने कारोबार गर्म होने के लिए सर्द मौसम से उम्मीदें बांध रखी हैं, ये जानते हुए भी कि सर्दी अभी महीनों दूर है। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। बढ़ते हैं आगे, हैदराबाद की बात करते हैं। गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद से रिपोर्ट हुआ। 6 साला बच्ची गटर में गिरकर जाम बहक हो गई। ये नन्ही बुशरा घर से चीज़ लेने के लिए निकली थी और खुले मैन होल में जा गिरी। कई घंटे की जिद्दोजहद के बाद निकली तो लाश थी। इलाका मकीनों के मुताबिक यूसी चेयरमैन और काउंसलर इस ही गली में रहते हैं। तो सवाल ये है, उसी गली में रहते हैं, फिर काम क्यों ना हुआ, फिर ये मैन होल्स को बंद क्यों ना कराया जा सका? और दोनों थे कहाँ? एग्जैक्टली, दोनों कोई भी वहाँ नहीं था ये सिचुएशन देखने के लिए। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और जिम्मेदारान गायब रहे। हम कोशिश करेंगे इसी सिलसिले में जान सकें। अपने नुमाइंदे पवन कुमार हमको ज्वाइन कर रहे हैं। पवन, ये कितने अफसोस की बात है, और पूरा मेहनत भी करता है, अपनी जान लगा देता है, एक मासूम को बचा नहीं पाता। किसकी गफलत है ये सारी की सारी? जी बिल्कुल, ये हैदराबाद का परेटाबाद का इलाका है, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ जो है वासा और बल्दिया जो HTA की जो नायली के बायस जो है अक्सर आप अगर हैदराबाद में देखेंगे तो गटर जो है उनके जो ढक्कन है वो आपको जो है खुले नज़र आएंगे। तो इसी ये इलाका है और ये मेरे रकम में घर है। 6 साला बच्ची है जिसका नाम बुशरा है। वो अपने घर से जो है घर जो है चीज़ लेने के लिए निकली थी और जो है गटर में गिरकर जहाँ भाग हो गई। तो यहाँ पर इलाके मक्कीनों के मुताबिक बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 साल का जो बच्चा है, उन्होंने ये बताया कि जो बच्ची जो इस गटर में गिरी और इसी इलाके मकीनों ने बच्ची को अपनी मदद आपके तहत गटर में जाकर जो है बचाया और बच्ची को जो है अस्पताल रवाना कर दिया गया। रास्ते में जो है बच्ची दम तोड़ गई। तो ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक अब फैमिली का क्या कहना है? गुज़िश्ता माह भी हैदराबाद में इसी इलाके में जो है
इसी इलाके में जो है दो जो है सैनिटरी वर्कर जो है वो सफाई के दौरान जो है जहाँ बाग हो गए थे। मैं आपको एक अहम बात बता देता हूँ, इसी इलाके में 2016 में जो है सिंध हुकूमत की जानिब से जी पवन जी बिल्कुल इसी इलाके में। अच्छा, तो पवन वो 2 सैनिटरी वर्कर्स जहाँ बाग हो गए, उसके बाद भी इन मैन होल्स को बंद नहीं किया गया, ढक्कन नहीं लगाए गए। वो जो आप बता रहे थे राइट अमेंडमेंट वाली बात, वो भी थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। देखिए ये बिल्कुल अफसोसनाक बात है। यही इलाका परेटाबाद का ये 1-2 गली छोड़कर इसी गली में वो वाक़या है तकरीबन 1 माह पहले पेश आया था। दो सैनिटरी वर्कर है वो सफाई के दौरान जो है वो नाले में जो है सफाई के दौरान जो है अंदर ही जो है जो सांस घुटने के बायस जो है जाँ बाग हो गए थे। उनको भी उसके बाद भी इस इलाके में जो है ढक्कन जो है नहीं लगाए गए। अभी भी आप देखेंगे तो कल ये ढक्कन जो है खुले हुए थे, आज जो है इंतज़ामिया ने जो है लकड़ी के जो ढक्कन लगाए गए हैं, जो आर्जी ढक्कन होते हैं, वो आप देख सकते हैं फुटेजेस में, वो लकड़ी के ढक्कन लगाकर अपनी जान जो है छुड़वाई गई यहाँ पर। तो ये हालत है न सिर्फ इस इलाके की, अगर हैदराबाद के जो दीगर इलाके अगर उनकी बात की जाए, जिस तरह में नामरुल, लतीफ़ाबाद, कासमाबाद सिटी समेत कई ऐसे इलाके जिनके अगर नाम लूँ तो उनमें भी आपको जो ढक्कन जो है वो खुले हुए नज़र आएंगे। और कई ऐसे नाले हैं जिन पर जो है कीचड़ और गंद कचरा जो है फेंका गया, जिसके बाद जो उस पर बच्चे जो है कूद खेलते भी रहते हैं, जिसके बाद कभी भी ऐसे वाक़यात पेश आते रहेंगे और माजी में भी इस तरह के कई वाक़यात आते रहे। एक अहम बात मैं आपको बताऊं कि सिंध हुकूमत की जानिब से 2016 में एक एक्ट निकाला गया था। उस एक्ट के तहत के इस तरह के जो अख्तियारात थे जिसके सफाई सुथराई के या नालों के जो ढक्कन लगाने की, वो बल्दिया आला से लेकर HTA और वासा के हवाले कर दिए गए हैं, जिसके बाद उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन इलाकों में जो है ढक्कन लगाए और सफाई सुथराई को जो है यकीनी बनाया जाए। सफाई सुथराई की तो दूर की बात है, मगर ढक्कन भी जो है वो नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि इतनी भारी बजट इनके पास आती है। तो बल्दिया के पास ये सारे अख्तियार जो चले गए। अब बल्दिया के जो अख्तियार आते हैं वो सिर्फ ये है कि जो नालों की सफाई है वो सफाई की जाए। जी सही पवन, थैंक यू, आप अपडेट कर रहे थे इस बारे में। ये एक बच्ची की जान चली जाती है, उससे पहले जो सफाई करने पर मामूर थे उनकी जान चली जाती है। एक ही गली में जनाब यूसी भी रह रहे हैं और इसके अलावा यूसी चेयरमैन भी रह रहे हैं, काउंसलर भी रह रहे हैं। जिम्मेदारियां जो है ना वो HD और वासा के पास है, लेकिन मैन होल पर ढक्कन लगाने वाला कोई नहीं, ला के लकड़ी के तख्ते रख देते हैं और जाने जाती रहती हैं। बहुत तशवीशनाक सिचुएशन है ये। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और डायरेक्टर विमेन प्रोटेक्शन सेल मारवी आवान हमको ज्वाइन कर रही हैं। वेलकम टू नया दिन। इंतहाई अफसोसनाक सिचुएशन है ये। हैदराबाद का वाकया, मासूम बच्ची की जान चली गई। अभी हम अपने रिपोर्टर से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि सिर्फ यही नहीं, इससे पहले जो सफाई पर मामूर थे उनकी जानें जा चुकी हैं। और फिर अब इसको बताइए कि फिर मारवी हो क्या सकता है? ये गफलत किसकी, ये लापरवाही किसकी, ये बेहिसी किसकी, जिम्मेदारी किसकी? क्योंकि ये सारे के सारे लोगों की जानें जा रही हैं। मासूम बच्ची की जान चली गई, उसकी फैमिली का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो अपने घर से काम करने के लिए निकले थे, सफाई करने के लिए निकले थे? कौन पकड़े और किसको जाके पकड़े? किरण, मेरा ताल्लुक खुद हैदराबाद से और मैं विटनेस हूँ इस बात की कि हर दूसरी तीसरी गली में आप देखेंगे कि गटर के ढक्कन गायब हैं। बीइंग अ वुमेन राइट एक्टिविस्ट, मैंने खुद जिस इलाके से मैं बिलोंग करती हूँ और बाकी जिन इलाकों से लोग मुझे अप्रोच करते हैं, हमने बहुत दफा को लिखा है और इस मोहल्ले की तरफ से, लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता। दरख्वास्तों पे दरख्वास्तें जमा होती रहती हैं। अब यहाँ पर सवाल यही पैदा हो रहा है कि जब हम बुशरा का, जो कि मासूम 6 साल की बच्ची थी, किरण, ये कैसे लिखा और जाना जाएगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल गटर में बहकर जाँ बहक हो गया? ये सुनने में ही इतना अफसोसनाक है। इसका तो मैं जिम्मेदार ठहराऊंगी ये जो कातिलाना मुकदमा होना चाहिए, सबसे पहले तो अहले मोहल्ला पे होना चाहिए कि वाकया होने के बाद मुतालबा कर रहे हैं और अब ये हो सकता है उन्होंने पहले कहा हो, उन्होंने भी खत लिखा, उन्होंने भी कहा हो, सुना ना गया हो। कहा दरखास्त दे जाओ। दूसरे नंबर पे मैं कहूंगी कि जी इंतजामिया, तीसरे नंबर पे हुकूमत। तो ये सब लोग इस वाकये के, इस चीज के जिम्मेदार हैं। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ढक्कन आखिर जाते कहाँ है, क्योंकि हमें यही अक्सर कहा जाता है कि हमने तो लगा दिए हैं लेकिन चोरी करके ले जाते हैं। तो ये भी एक मारवी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, साथ रहिएगा, इस मामले करेंगे, लेकिन इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, नाजरीन से हम शेयर कर लेते हैं।
आसिफ अली जरदारी साहब एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। अहम केस आज तोशा खान रेफरेंस इसकी समात हो रही है और इसी अहम समात के लिए आसिफ अली जरदारी साहब नैब कोर्ट पहुंच गए हैं। उनसे पहले कुछ देर पहले पहुंचे थे बिलावल भुट्टो जरदारी और अब पहुंचे आसिफ अली जरदारी। वो टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ गया है लेकिन फाइनली काफिला पहुंच गया है और अब बस देर है इस बात की कि वो गाड़ी से उतरे और अहाता अदालत को क्रॉस करते हुए आप देख भी सकते हैं कि वो उतर भी रहे हैं गाड़ी से। उनके साथ में उनकी साहिबजादी भी है। थोड़ा सा मैं ये देख पाई हूँ स्टिक हाथ में है, तबीयत थोड़ी सी निढाल मालूम हो रहे हैं, ख़राब मालूम हो रही है। मास्क लगाया हुआ है आसिफ अली जरदारी ने, मास्क उन्होंने भी लगाया हुआ है। मास्क के साथ इन्होंने किरण इजाफी काम किया है, फेस शील्ड भी इन्होंने पहनी हुई है। फेस शील्ड भी लगाई है। इट्स गुड, जितनी एहतियात करें उतना अच्छा है। बहुत स्लोली बहुत थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता से वो आगे बढ़ रहे हैं और कोर्ट पहुंच गए। अंदर कोर्ट रूम तक जाने तक का मामला है। तबीयत ठीक मालूम नहीं हो रही। इससे पहले इसीलिए उन्होंने कहा था कि वीडियो लिंक के ज़रिए उनको लाइन अप कर लिया जाए और फिर इस तरह समात हो जाए, लेकिन अदालत ने साफ़ कर दिया था, इस बात को क्लियर कर दिया था कि ये तारीख़ है, इसमें आपको आना ही होगा। हम ये एक्सक्लूसिव मनाज़र आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी एहतियात के साथ, थोड़ी ताख़ीर के साथ आसिफ अली जरदारी यहाँ पर पहुँच गए। उनकी साहबजादी भी उनके साथ मौजूद हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं। किरण, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कोर्ट्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर जुडिशल सिस्टम, लेकिन मुझे यहाँ पर फवाद चौधरी साहब का ट्वीट याद आ गया। कहा तो उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के केस से मुताल्लिक था, लेकिन हमें शायद सीरियसली इस बात पर गौर करना चाहिए जो अहम केसेस होते हैं जिस पे ज़रा सिक्योरिटी के मामला भी देखने होते हैं। अगर एक दरख्वास्त भी आई है किसी की तबीयत की ख़राबी, उम्र का तकाजा है, जो भी और मामलात हैं, वीडियो लिंक कुड बी द ऑप्शन, बट ज़ाहिर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कोर्ट, ज़रा कोर्ट का डिसीजन है, वी हैव टू अबाइड बाय दैट, बट इन चीज़ों को सोचना चाहिए। और ये केस से थोड़ी सी सहूलत ही नहीं, इससे तेजी भी आती है। एग्जैक्टली, एंड व्हाई नॉट व्हेन द लॉयर इज इन द कोर्ट, व्हाई नॉट। बाकी बातें फवाद चौधरी साहब को ले उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। मैं इन मनाजिर के ऊपर दोबारा आना चाहूँगी जब आसिफ अली जरदारी साहब गाड़ी से उतरे, स्टिक थामे हुए, अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किए हुए, फेस शील्ड उन्होंने इस्तेमाल की, मास्क उन्होंने लगाया हुआ। उनकी बेटी उनको लेकर आगे बढ़ रही हैं। ये उनकी छोटी बेटी है और ये कहा जा रहा था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, वो इंटरव्यू भी बहुत सारे लोगों को याद होगा कि जब ये गोद में बैठी हुई हैं और ये बहुत सारी बातें कर रही हैं, तो अभी भी आप देख सकते हैं एटीट्यूड उनका वैसे ही है। वो अपने फादर से बातें करती हुई चली जा रही हैं अंदर की तरफ। बहरहाल, हम इससे पहले बात कर रहे थे एक बेटी की, एक छोटी सी बच्ची की, 6 साल की ये बच्ची। पेरेंट्स ने क्या क्या कुछ फैमिली ने सोचा होगा। इस बच्ची ने कितनी जगहों पर जाना है, खेलना है, कितने ख्वाब देखे होंगे, कितने खिलौने इसको चाहिए होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। एक मासूम सी बच्ची की जान गफलत ने ले ली, लापरवाही ने ले ली। मारवी हमारे साथ हैं, तो उन्हीं से बात जो है ना दोबारा से शुरू करते हैं। मारवी, ये तस्वीर नहीं देखी जाती, ये सूरत हाल नहीं देखी जाती, ये दुख नहीं झेला जाता। मेरा सवाल अभी भी वही है, पर्चा किसके खिलाफ कटाएं, किसको घसीट कर अदालत तक लेकर जाएं, किसकी वजह से ये मासूम हमारे दरमियान नहीं है। सबसे पहले तो किरण, हम यही देख रहे हैं कि इंतजामिया से लोग उसी गली के रहायशी हैं, तो आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपकी जो ड्यूटी है, जिसके लिए आपको मुंतखब किया गया है, अगर आप वही काम नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उनसे ये ओहदे ले लिए जाएं। बिल्कुल, ओहदे लेने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाए। नहीं कर सकते मारवी, नहीं कर सकते मारवी साहिबा, हमें हर जगह यही मसला है, नहीं कर सकते कानूनी कार्रवाई। भी रिपोर्टर यही तो हमें बता रहे थे, वो कहते हैं कि इनके पास इख्तियारात नहीं है, वो वासा को दिए गए हैं, वासा ने काम करना था। एग्जैक्टली, लोग जिनसे उम्मीद लगाते हैं, जिनको वोट देते हैं, वो कहते हैं इख्तियारात नहीं है। आप अगर एक गली में रह रहे हैं, आपका एक ओहदा है, आपको लोग जानते हैं, कम से कम आप अपनी अथॉरिटीज को इस्तेमाल करें, के लिखने की तकलीफ कर दीजिए। बिल्कुल बेहिस होकर अगर आप बैठ जाएंगे तो क्यों ना आपसे सवाल हो, क्यों ना आप पे कार्रवाई हो। और ये भी कह सकते हैं किरण हम कि फॉर एग्जाम्पल यूसी चेयरमैन अगर वहां पर रह रहे हैं, काउंसलर वहां पर रह रहे हैं, उनकी फैमिली में भी तो बच्चे होंगे, वो बच्चे इसी गली में बाहर निकलते होंगे, इसी गली में खेलते होंगे। अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अगर 2-4 दिन, 2-4 हफ्ते से गटर का ढक्कन गायब था, कुछ खुद से कर लेते। ये इतना इम्पॉसिबल भी नहीं था। अच्छा, ये तो शुएब आप भी कह रहे हैं, मारवी आप भी कह रही हैं, लेकिन मुझे ज़रा कोई वासा के बारे में ये बताए,
वो ढक्कन लगाना उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने आके चेक भी नहीं किया कि ढक्कन गए कहाँ, कौन चोर आके ले गए, कौन नशाई आके ले गए। और इस सब को नशा तो उन्होंने किया था ना जो लेके गए, चोरी तो उन्होंने की थी। ये कहाँ थे? ये भंग पीकर सो रहे थे। ये कहाँ थे? ये लोग कहाँ थे? इतनी प्यारी, इतनी मासूम सी बच्ची, उसकी जान चली जाती है। और ये सदमा है। इससे बढ़कर अलमिया ये हुआ, इससे बढ़कर अफसोस की बात ये हुई कि इससे पहले जो सफाई करने इस गटर में उतरे, उनको क्या तनख्वाह मिलती है, उनकी क्या जिंदगी होती है, उनके क्या मसाइल होते हैं, वो भी जान की बाजी हार चुके, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली काम ही नहीं होता। गटर के ढक्कन से लेकर, उसको रखने से लेकर, उसको चोरी से बचाने से लेकर अंदर की सफाई तक कोई भी चीज प्रॉपर नहीं है। एक बहुत बड़ा मसला है ये हैदराबाद का, और आज हमने खास तौर पर इसी के ऊपर बात की। अभी हम आगे चलकर बात करनी है कोरोना की वैक्सीन के ट्रायल के ऊपर, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक अपडेट तोशाखाना रेफरेंस से मुताल्लिक आसिफ अली जरदारी की कमरा अदालत में आमद, और फिर उसके बाद क्या हुआ? बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी के हामी वकला को बाहर जाने के लिए कह दिया। यकजहती के लिए कारकुन आए थे, वकला बाहर जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कोरोना का खतरा मौजूद है, यहाँ रश नहीं लगना चाहिए। पहले बिलावल भुट्टो जरदारी आए थे, उसके बाद में आसिफ अली जरदारी आए, और फिर बिलावल भुट्टो को ख्याल आया कि यहाँ भी कोरोना हो सकता है। यह ख्याल थोड़ा सा लेट आया, उससे पहले से वो सारे के सारे वहाँ मौजूद। कल क्यों कहा था इन्होंने पीपल्स लॉयर फोरम और सीनियर रहनुमा आए? पहले ही कह देते कि गैर मुतालिका शख्स ना आए। इसमें अवहाम है। उन्होंने कोर्ट रूम कहा था या अहाता अदालत? वहाँ पे करना क्या था? अहाता अदालत मंगवा के करना क्या था? जलसा था, क्या था उधर? कोर्ट बुला रहे हैं तो सारे वो अंदर तो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि यहाँ रश लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है वैसे, इट्स वेरी नाइस कि उन्होंने ये कहा। और फिर वो जो गैर मुतालिका वकला थे, गैर मुतालिका वकला, वो बाहर चले गए। आगे बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक, कोरोना कंट्रोल हुआ इससे मुताल्लिक, अपनी एसओपीज से मुताल्लिक, कोई नई वेव तो नहीं आएगी इससे मुताल्लिक। क्यों तो हमारे जितने अंदाजे थे, तखमीने थे, गलत साबित हुए हैं, विच इज़ वेरी गुड। वी वर रेडी, पर गलत साबित है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम कोरोना की इस तरह से पीक देख रहे थे, उस तरह की पीक आई नहीं। एनीवेज, चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स बराए साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर अत्ताउर रहमान साहब के मुताबिक पाकिस्तान में जल्द कोरोना वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए दस्तयाब होगी, और अगर ट्रायल्स कामयाब हुए तो आइंदा बरस फरवरी या मार्च तक वैक्सीन आ सकती है। इसी से मुतालिक हम बात करेंगे। अत्ताउर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। प्रोफेसर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको। सर, थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं, इससे पहले डॉक्टर जावेद अकरम साहब की जानिब से एक बात की गई थी ऑस्ट्रेलियन वैक्सीन से मुताल्लिक, नोटिस हुआ था उनको, थोड़ा उससे मुताल्लिक भी बताएंगे व्हाट एग्जैक्टली वाज द मैटर। और अब जो आपने बात की कि वैक्सीन का ट्रायल होगा और उसके बाद फिर जनवरी फरवरी तक आ जाएगी, इसकी भी डिटेल्स दीजिएगा प्लीज़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो आप ऑस्ट्रेलियन वैक्सीन की बात कर रहे हैं, वो जहाँ तक मेरा इल्म है, वो ड्रैप के अप्रूवल के बगैर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर ली थी, और इसकी वजह से उनको नोटिस इशू किया था कि अभी तक तो ड्रैप से भी अप्रूवल नहीं हुआ, आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करी है। तो वो फिर वो उसका मेरे ख्याल से मुनासिब जवाब दे देंगे। ये जो हमारा जो वैक्सीन है, जो चाइनीज़ एक बड़ी कंपनी के साथ एक मुआहदा हुआ था आज से 1 महीने पहले, इसका ड्रैप का अप्रूवल आज से 3 रोज़ कबल हो गया है, और ये जो है अगले 2 हफ्ते में इंशाल्लाह इसके क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में शुरू हो जाएंगे। ठीक। और इससे ख़ास फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान को ये वैक्सीन जैसे ही ये मास प्रोडक्शन होती है, तो ये प्रायोरिटी पे मुनासिब दामों में ये मिलेगी। इसी वैक्सीन का ट्रायल क्या ऑलरेडी चाइना या किसी और मुल्क में हो चुका है, या पाकिस्तान वुड बी द फर्स्ट कंट्री जहां पर ये ट्रायल होगा? जी नहीं, चाइना में इसका ट्रायल फेज़ 1 और फेज़ 2 हो चुका है, फेज़ 3 अब हो रहा है, और पाकिस्तान क्या में भी फ़र्क है सर फेज़ 1, 2 और 3 में? अगर ये भी एलैबोरेट कर दें। फेज़ 1 जो है वो तो एनिमल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं। फेज़ 2 में कुछ एनिमल और कुछ ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, और फेज़ 3 होता है वो बड़े पैमाने पे। और पाकिस्तान में डायरेक्टली फेज़ 3 ट्रायल होगा? अभी हम फेज़ 1 करेंगे, और इन पैरेलल फेज़ 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं ड्रैप को, तो क्योंकि फेज़ 1 करने में तकरीबन 3 महीने लगेंगे। फेज़ 1 के ट्रायल के नताइज आने से पहले फेज़ 3 में दाखिल हो जाएंगे हम?
जी हाँ, क्योंकि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल्स ऑलरेडी चाइना में ऑलरेडी आ चुके हैं। हम उससे इस्तेफादा करेंगे। सर इसको थोड़ा सा समझा दीजिएगा, क्योंकि लोगों के ना फौरन कान खड़े हो जाते हैं कि ये क्या होने जा रहा है। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा। बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हम जो ट्रायल चाइना में हो गए हम उससे इस्तेफादा कर रहे हैं, हम उसका फायदा उठाते हुए, और ये अच्छी बात होती है। सर थोड़ा सा लोगों को समझाइए। अच्छी बात होती है क्योंकि वो चीज सारी रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी फेज 1 हम एहतियात के तौर पे कर रहे हैं। चाइना में हालांकि हो चुके हैं और फेज 3 की इजाजत भी मिल गई है और फेज 3 भी वहां अब शुरू हो गए हैं, लेकिन हम फिर भी एहतियात के तौर पे फेज 1 अभी करेंगे और साथ के साथ फेज 3 के लिए अप्लाई कर देंगे ड्राफ्ट से अप्रूवल के लिए। सर मुझे ये बता दीजिएगा, ये मुआहदा हुआ चाइना के साथ, वहां से वैक्सीन आएगी, ट्रायल होंगे। सबसे ज्यादा या कहना चाहिए सबसे स्पीडी काम तो सर यूके में हुआ वैक्सीन से मुताल्लिक, तो हमारा मुआहदा उनसे भी हो रहा है, हम वहां से वैक्सीन एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान आएगी? जी नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो बात कर रहे हैं आप, जो एस्ट्राजेनेका के साथ हुआ था मुआहदा, वो भी अभी तक काफी पीछे है मामला। उन्होंने प्रेस में तो काफी दे दिया था, लेकिन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स अभी तक वहां भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। Does that mean कि जो चाइनीज वैक्सीन है जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं, ये सबसे पहले मार्केट में आने के चांसेस लग रहे हैं? ये भी कहना मुश्किल है। मेरे ख्याल से कई वैक्सीन साथ में आएंगी जो मार्केट में, जिसमें 7-8 कंपनीज की वैक्सीन जो हैं वो इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, जिसमें 2 चाइनीज कंपनीज हैं, 2 या 3 यूरोपियन कंपनीज हैं, एक अमेरिकन कंपनी है। ये सब क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं। रशिया का जो आपने सुना था उसका तो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल जहाँ तक मेरे इल्म है वो शुरू ही नहीं हुआ था, वो फेज 2 के बाद ही कमर्शलाइज करने की सोच रहे थे। उसका डेटा फेज 3 का अभी तक कोई अवेलेबल नहीं है, तो वो तो बहुत खतरनाक है अगर आप ऐसी वैक्सीन लेकर आते हैं। और उन्होंने तो दावा भी किया था कि हम दिसंबर में इसको ले आएंगे और फिर फरवरी और मार्च तक जाने की जरूरत ही नहीं, हम तो इसको फौरी तौर पे सारी दुनिया को देंगे भी। अगर WHO का अप्रूवल नहीं हो तो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वैक्सीन क्या होती है, अक्सर केसेस में ये वही वायरस होता है जिसको थोड़ा कमजोर कर दिया जाता है। ये इम्यूनिटी डेवलप करता है। आपने हेल्दी पेशेंट्स पे ऐसा दे दिया जो पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ, तो उल्टा कोरोना वायरस हो जाएगा उस आदमी को। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है जब तक कि ट्रायल इसके सही तरीके से ना कंप्लीट हो जाएं और अप्रूव ना हो जाएं। अच्छा देखिए, वैक्सीन के ऊपर तो सर आपने खुद भी बताया कि 5 से ज़ायद 1 से ज़ायद टीम्स इसके ऊपर काम कर रही हैं। सर क्या हम ये कह सकते हैं किसी भी प्रोसेस के आगाज़ से पहले पाकिस्तान में कि हम एक बेस्ट सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं? जो वैक्सीन हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं या जो हमारे पास मटेरियल आएगा, जो हमारे पास वैक्सीन आएगी, वो बेहतर से बेहतर होगी, वो हमें ज़्यादा बचाएगी। सर हम ऐसा कह सकते हैं? अभी नहीं कह सकते ये, क्योंकि हर वैक्सीन जो है थोड़ी बहुत मुख्तलिफ होगी एक दूसरे से। कुछ वैक्सीन जो हैं वो वीकेंड वायरस के बुनियाद पर हैं, कुछ इसके स्ट्रक्चर के बुनियाद पर हैं, कुछ इसके सरफेस प्रोटीन के बुनियाद पर हैं। तो सारी वैक्सीन जो हैं उनकी इफादियत मुख्तलिफ होगी और जब वो मार्केट में आएंगी तो पता चलेगा कि किसका रिजल्ट कितना है, कौन सी नहीं है। हम खुद भी वक्त होगा इस तरह का दावा करना। हम खुद भी काम कर रहे हैं वैक्सीन पर। पाकिस्तान में अभी तक कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमारे यहाँ वैक्सीन के मैदान में हम बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान का पहला वैक्सीन नेशनल वैक्सीन सेंटर हमने कराची यूनिवर्सिटी में कायम किया है अब, जिसको ऑपरेट हुए कोई 6 महीने 1 साल हो गया है अब तकरीबन। ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में है। ये वाहिद नेशनल सेंटर है वायरोलॉजी का, और अब जो है यहाँ पे सही मायनों में रिसर्च शुरू होगी वैक्सीन के ऊपर। वरना हमारे यहाँ जो है पोल्ट्री वैक्सीन तो हम बनाते थे, ह्यूमन वैक्सीन जो है हम बाहर से मंगाते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट का काम बहुत कम हुआ है, या तो NIH में होता रहा है कुछ काम, या फिर अब हमारे यहाँ होगा। ठीक सर, आप मुझे ये बता दें कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है और हमारी रिसर्च क्या है, पाकिस्तान में असल में हुआ क्या है? जो हमारे तखमीने थे, जो अंदाजे थे कोरोना को लेकर कि इसके फैलाव या खदशात थे सर, वो गलत साबित हुए। ऑब्जर्वेशन क्या है सर, ये हुआ क्या है? ये मौसम का असर था, हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा थी, कोई BCG वैक्सीन का ताल्लुक था क्या, पॉपुलेशन का तनासुब? एग्जैक्टली, असल में हुआ क्या है सर पाकिस्तान में? 5 वजूहात हैं इसकी। नंबर 1, हमने सही वक्त पे लॉकडाउन कर दिया, कंप्लीट लॉकडाउन जो किया।
ये आग होती है एक किस्म की, एक दफ़ा फैल जाए तो काबू करना बहुत मुश्किल होता है। तो बर वक्त हमने पहले महीने में जैसे ही शुरू हुआ, शुरू में लॉकडाउन कर दिया, जो कि हिंदुस्तान ने नहीं किया, जो कि बरतानिया में नहीं किया, और ये जब फैल गया उसके बाद फिर वो दे आर स्ट्रगलिंग। अब हिंदुस्तान में देखें 65,000 केसेस रोज आ रहे हैं, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 500-600 केसेस आ रहे हैं। तो नंबर 1 ये। नंबर 2 जो है, हमने सेलेक्टिव लॉकडाउन की पॉलिसी जो थी हॉटस्पॉट्स को, वो बहुत स्मार्ट लॉकडाउन की, वो बहुत अच्छी रखी। रोजाना के बुनियाद के ऊपर 1000-1500 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए। नंबर 3, हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन है। एवरेज पॉपुलेशन पाकिस्तान की 22 साल है, 65 साल से ऊपर सिर्फ 4% आबादी है। तो ये तीसरी वजह थी। चौथा, हमने शादी हॉल, स्कूल वगैरह इस तरह की जहाँ फैल सकता था उन सबको हमने बंद रखा। और 5वां, कुछ नेचुरल कुदरती इम्यूनिटी भी ऐसा लगता है हमारे यहाँ है, क्योंकि आप देखें श्रीलंका में भी बहुत अच्छे स्टेटिस्टिक्स हैं। तो इस वजह से कुछ कुदरती इम्यूनिटी भी है, क्योंकि माहौल में आलूदगी की वजह से एक नेचुरल रेजिस्टेंस पैदा हो गई है। ये 5 वजूहात हैं। ये 5 वजूहात है। अच्छा सर, अब बिल्कुल ना वक्त बड़ी तेजी से सिरक गया। मुझे ये बताइए, ये जो कहा जा रहा है कि सेकंड वेव आ सकती है, लोगों ने थोड़ा सा बदएहतियाती का भी मुजाहरा किया है, वो अभी 14 अगस्त हो, और अभी तो देखिए मुहर्रम उल हराम को भी आना है, वहाँ पर भी इज्तिमात होंगे, एहतियात के साथ हों ये कहा गया है। लेकिन सेकंड वेव और एहतियात ना करना खुदा न खास्ता मजीद अंदेशों को दावत देगा। सर मुझे इस पर आपका कमेंट चाहिए। इसके 2 पहलू हैं। नंबर 1, ये वायरस म्यूटेट कर रहा है। हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर किया है कराची यूनिवर्सिटी में, जो जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च में मेरे वालिद के नाम से मंसूब है ये इदारा। 8 जगह पे इसमें तब्दीलियाँ हो चुकी हैं उस वायरस के मुकाबले में जो चाइना में है। तो अगर ये खुदा न खास्ता और म्यूटेट करता है और ख़तरनाक इसकी कोई वैरायटी डेवलप हो जाती है, तो सेकंड और थर्ड वेव्स भी बड़ी ख़तरनाक आ सकती हैं। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर वो है कि जो अगर हमने SOPs को नज़रअंदाज कर दिया, और बकरीद की वजह से आप देखिए अभी ऑलरेडी तादाद बढ़नी शुरू हो गई है। हम 400 तक चले गए थे, अब वापस 600-700 पे आ गए। म्यूटेशन हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ एहतियात हमारे हाथ में है। एहतियात हमारे हाथ में है, इसको हमें फौरी तौर पे इस पे अमल करना है SOPs पे। थैंक यू सो वेरी मच सर, आप हमारे साथ थे, इस सिलसिले में बात कर रहे थे। जैसे आपने रीजंस हमें बताए कि अभी तक हम कोरोना को शिकस्त दे पाए, लेकिन अंदेशे इस सब में है, और वो ये कि अगर हमने SOPs पर अमल ना किया तो ये स्प्रेड होगा। दूसरे ये कि म्यूटेशंस, इसमें जैसे जैसे तब्दीलियाँ होती रहेंगी तो हमारे चाइना के साथ में और या दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में कोरोना के जो इम्पैक्ट्स हैं ना वो मुख्तलिफ होते रहेंगे, वो सिचुएशन को भी केटर करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है SOPs पर अमल करें। तो बॉटम लाइन इज SOPs पर अमल कीजिए, एहतियात कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, चमचमाती गाड़ी आपको दिखाते हैं। प्लीज। इंटीरियर भी इसका लाजवाब है। ये देखिए, आला गाड़ी, अंदर से जब आपको दिखाएंगे आप कहेंगे मैनू तो इत्थे ही जाना है, इत्थे ही मैनू बहना है। बारात पे किसी ने जाना है, पार्टी हो रही है, क्या हो रहा है गाड़ी के अंदर? अगर बारात पे जाना है तो यही गाड़ी लेकर जानी है, बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है इसी गाड़ी के अंदर करनी है। जनाब ये गाड़ी जब सड़क पर निकलती है, मैं उस सड़क की बात कर रहा हूँ जिसमें टर्न्स कम हो। शहरोज खान साहब इसके ओनर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात कर लेते हैं। शहरोज साहब गुड मॉर्निंग कहेंगे। इतनी ज़बरदस्त, इतनी प्यारी ये गाड़ी, कार नहीं कार है ये कितनी मुख्तलिफ है आम लिमूज़ीन से, और दूसरा ये आपने कब इंपोर्ट की, कितना इस पर खर्च किया, कितनी आपको इससे मोहब्बत है? ये 2018 मॉडल की गाड़ी है, टोयोटा टंड्रा की लिमो है, और लेक्सस मॉडिफायर इसकी ग्रिल है। ये मैंने 2018 में ही अमेरिका से मंगवाई थी, और इसके आप देख सकते हैं 20 इंचज़ के इसके अलॉय रिम हैं, और फ्रंट वर्टिकल डोर्स हैं, बैक जेट डोर्स हैं, और V8 इसका इंजन है 5700 cc। और जैसे कि इसमें लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, क्रूज़ कंट्रोल है, आपको कैमरा मैन दिखा सकता है, स्पीडोमीटर है, ABS है, और इसमें एयर बैग्स हैं। और ये लाहौर या किसी और शहर की सड़कों पर जब चलती है तो ये तो मुड़ती नहीं होगी। जी जी, मोटरवे पे तो बहुत अच्छी तरह चल सकती है, उसके अलावा जरा गड़बड़ है। मोटरवे पे इजी है, पर ड्राइवर इसके एक्सपर्ट हैं, यूज्ड टू हैं। ओके। जी, कहीं से भी घुमा लेते, कहीं से भी फिरा लेते उसको। जी, ड्राइवर एक्सपर्ट हैं, थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, पर ज्यादा मतलब इतनी कोई मुश्किलात नहीं है, ये यूज्ड टू हैं। वाह, ये इसका इंटीरियर है, जबरदस्त। ये तो ऐसा लग रहा है कोई पार्टी माहौल है, कोई बर्थडे पार्टी भी अरेंज हो सकती है यहाँ पे। जी बिल्कुल, ये दुनिया भर में पार्टीज के लिए ज्यादा यूज करते हैं जब फ्रंट वगैरह निकलना हो। ऐसे ही लाइट्स इसके अंदर होती है, ये आपने खुद किया है? जी बिल्कुल, नहीं, ये मैंने खुद अमेरिका से इंपोर्ट करवाई है, वहाँ 3 मंथ्स में मैंने इसे खुद तैयार करवाया। इसका सारा स्केच मैंने खुद तैयार किया था। इसमें जैसे LCDs लगी हुई हैं, कूल बॉक्स लगा हुआ है, पार्टीशन वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने ही डिज़ाइन करवाई थी। और ये जो लाइट्स है ना, मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छी लग रही है ना, वो चेंज भी होती चली जा रही है।
इसमें नीचे डांस फ्लोर है, ये भी मैंने खुद तैयार करवाया था। वाह, डांस फ्लोर भी है। ये बताएं, ये बच्ची कौन बैठी हुई है और ऐसा होता है बच्चे देखकर कहते हो कि हमें झूले लेने हैं इस गाड़ी के, या मुझे कमरा ऐसा ही चाहिए? सॉरी, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। शरोज, एक तो छोटी सी प्यारी सी बच्ची बैठी हुई है, उसके बारे में बताएं, और दूसरा ये कि बच्चे कहते हैं जब गुजर रही हो गाड़ी कहीं से कि हमें ज़रा झूले तो दे दो, एक चक्कर तो लगवा के लो भैया। जी बिल्कुल, ये गाड़ी खड़ी थी तो ये बच्चे आए हैं गाड़ी देखने के लिए, तो उन्हें बीच में बिठाया इसी के लिए। जहाँ खड़ी होती है इसी तरह लोगों का मजमा लग जाता है, रश लग जाता है। नहीं, वो मैं ये कह रही थी कि कभी ऐसा फीडबैक मिलता है आपको, लोग आए इसकी सवारी करें और सर जाते जाते वो आपने ये सुना हो कि वो कह रहे हो मुझे ना रूम ऐसे ही चाहिए, कोई बच्ची कह रही हो कि नहीं नहीं घर में मुझे ऐसा कमरा बना के दें आप, ऐसी वाली लाइट्स हो, ऐसी चमक दमक हो, या फिर फीडबैक कैसा मिलता है? कोई अनोखा फीडबैक मिला हो तो वो बताइए, वो शेयर कीजिए प्लीज। नहीं, फीडबैक यही है लोगों को, मतलब लोगों की हर बंदे की ख्वाहिश है गाड़ी जहाँ से गुजरती है साथ पिक्चर देते हैं, बीच में बैठने का कहते हैं। और कोई ये कहता है कि कितने की है? ये मुझे कॉस्ट की थी $5 लाख की 2018 में। और अब क्या प्राइस है इसकी? अब तो गाड़ी की प्राइस बहुत बढ़ गई है। जी बिल्कुल, डॉलर जिस तरह 164 पे 167 पे चला गया, तो अभी की मैंने इसकी कैलकुलेशन नहीं की। ओके, लेकिन कभी ऐसा हुआ किसी ने आपसे कांटेक्ट किया हो कि वो ये गाड़ी खरीदना चाहता है, इतनी उसे पसंद आ गई है गाड़ी, जाने नहीं चाहती? सॉरी भाई, ऐसा होता है कोई आए इसकी सवारी करे और जाने को तैयार ना हो? कल लेकर ही जाऊंगा साथ, पूछ ले आपसे कितने में दोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब मेरा भी ऐसा कोई सेल का माइंड भी नहीं है, पर लोग आके डिमांड तो बहुत करते हैं। जहाँ से गुजरती है, मैंने आपको कहा, लोग रोक रोक के पूछते हैं। बिल्कुल सही बात, बनता है रोक रोक के पूछना तो बनता है। ये बताएं कि आपने जब ली शौक से ली या कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू था कि अच्छा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि अक्सर हमने देखा है स्पेशली इन जेहलम कि वहाँ पे लिमोजिन्स यूज होती हैं बारात के लिए। जी, बिजनेस नहीं, ये मैंने बिजनेस के लिए नहीं ली। ओके, क्योंकि मेरा बचपन से ही मुझे गाड़ियों का क्रेज़ है, तो मेरे पास अमेरिकन और जर्मन गाड़ियाँ टोटल, मेरे पास लेफ्ट हैंड ड्राइव अमेरिकन गाड़ियाँ भी हैं जिसमें लिंकन मॉडल हैं, क्राइस्लर मॉडल है, ये टोयोटा टंड्रा की जो सी है ये भी मैंने वहीं से इंपोर्ट करवाई थी, शो किया। और इस गाड़ी पर टिकटॉक भी बनाते हैं? जी बिल्कुल, टिकटॉक बनाता हूँ, टिकटॉक बिल्कुल बनाते हैं, ये मेरी प्लीज आप बताएं शरोज, आप पहले टिकटॉक का बताएं फिर टैक्स का बताएं। जी मैंने कहा टिकटॉक भी मैंने बनाते हैं, टिकटॉक मैं पहले ही बनाता हूँ, पर गाड़ी जो सी है मैं फर्स्ट टाइम कल मैंने पहली टिकटॉक वीडियो अपलोड की है इस गाड़ी के साथ, जिसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। चलिए, उसका रिजल्ट भी अच्छा मिला आपको, और यही एक मौका ऐसा बन गया कि हमारी आपकी बात भी हो गई। थैंक यू सो वेरी मच। ये गाड़ी नहीं थी, पूरा न्यू था। जितनी गाड़ियां उन्होंने गिनवा दी हैं, FBI वाले भी सोच रहे होंगे, सुन रहे होंगे, अब क्या कह सकते हैं। चलिए जी, साथियों, जाग उठा है सारा वतन। जी है जी, बिल्कुल ऐसा हुआ, सब जाग गए, सबने इस बारे में जो है ना वो ढूंढना शुरू कर दिया, कहाँ कौन सा स्कूल खुला है या फिर नहीं खुला है। नया दिन का टॉपिक था, कैसे ना जागते, सारे जागे और देखा कि हो क्या रहा है। हमने कुछ देर पहले नहीं, लास्ट आवर में बात की थी स्कूल्स खुलने से मुताल्लिक, क्योंकि काशिफ मिर्जा साहब ने कहा था कि स्कूल्स खुल गए हैं। उन्होंने कहा था पूरे पाकिस्तान में स्कूल्स खुल गए हैं, लेकिन क्या वाकई स्कूल्स खुल गए हैं? लाहौर समेत पंजाब भर की अगर हम बात करें तो निजी स्कूल्स नहीं खुले। एसोसिएशंस ने कह दिया है, जो छोटी छोटी एसोसिएशंस हैं, जो स्कूल मालिकान हैं, उन्होंने कहा है कि हम ये बात नहीं मानेंगे, वी आर स्टैंड विद गवर्नमेंट, वी आर स्टैंडिंग विद गवर्नमेंट, और हम ये स्कूल्स नहीं खोलेंगे। दानियाल उमर फ्रॉम लाहौर हमें ज्वाइन करें। दानियाल, क्या सिचुएशन है? काशिफ मिर्जा साहब ने तो बड़ा क्लेम किया कि स्कूल्स खुल गए हैं, आपके पास क्या खबरें हैं? जी बिल्कुल शोएब, ये क्लेम तो किया जाता रहा कि 15 अगस्त से स्कूल खोलने का ऐलान कर रहे हैं, फिर ये कहा गया कि पंजाब में हफ्ते को स्कूल नहीं खुलते तो पीर से खुलेंगे, लेकिन लाहौर समेत पंजाब के जो बेशतर जो निजी स्कूल्स हैं उन्होंने स्कूल खोलने से इनकार किया है, और काशिफ मिर्जा का जो ग्रुप है ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उसकी बात मानने से इनकार किया है। इन स्कूलों का मौक़िफ़ ये है कि हम हुकूमत का मुकम्मल साथ देंगे, क्योंकि हुकूमत बेहतर समझती है कि अभी कोरोना वायरस के केसेस जो है वो उनमें मजीद इजाफा हो सकता है, इसीलिए हम 15 सितंबर से ही स्कूल खोलेंगे। दानियाल, कोई एक स्कूल भी नहीं खुला? शोएब, जो
स्कूल्स हैं जो कि बहुत ही छोटे स्कूल्स हैं, जो कि मोस्टली काशिफ मिर्जा साहब के जो ग्रुप है उनके साथ खड़े होते हैं, उनमें शायद 1-2 स्कूल्स जो है वो खुले हों, लेकिन जो मोस्टली लाहौर के बेशतर स्कूल्स हैं 95-99% जो स्कूल्स हैं वो बंद हैं और वो नहीं खोले गए। और उनका यही मोटिव है कि हम 15 सितंबर से ही स्कूल खोलेंगे, क्योंकि अगर तो वो स्कूल खोलते हैं तो इस पर उनके खिलाफ भी कानूनी चाराजोई की जा सकती है, और कानूनी चाराजोई अगर की गई उसमें गिरफ्तारियां हो सकती हैं और उनको मुश्किल का सामना करना दानियाल, क्योंकि काशिफ मिर्जा साहब ने तो ये भी कहा कि तमाम स्कूल्स वालों ने, इनकी फेडरेशन ने पेरेंट्स को कंसेंट फॉर्म भी भिजवाया था। पेरेंट्स ने अगर तो शोएब ये कंसेंट फॉर्म भिजवाया था तो आज इन तमाम स्कूलों को स्कूल जाना चाहिए था और बच्चों को स्कूल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया, देखने में नहीं आया, क्योंकि स्कूल बंद हैं। स्कूलों से जाके तो दानियाल, हम इस बात को यूं समझें कि उनका ये क्लेम, उनकी ये बात, उनका ये ऐलान जस्ट टू प्रेशराइज गवर्नमेंट है? उनका ऐलान बिल्कुल जस्ट टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट है, क्योंकि जो मोस्टली स्कूल चेन्स हैं वो काशिफ मिर्जा का जो ग्रुप है उसको मानने से भी इनकारी हैं, और वो कह रही हैं कि हम अपने जाहिर एक बिजनेस लेके चल रहे हैं तो हम अपने स्टेक किसी यूनियन की बात में नहीं है। बहुत शुक्रिया दानियाल, आपने अपडेट किया। ये अहम मामला था। कल हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन कल दिन था नुसरत फ़तेह अली ख़ान को याद करने का, तो आज उनको याद कर लेते हैं। थोड़ा हम उनको याद ज़रूर कर लें। मैं भी फ़ैन हूँ, आप भी फ़ैन हैं। इतवार को हम नहीं थे आपके साथ में, लेकिन ये याद तो मुसलसल हमारे साथ है। प्लीज़ उनके फ़न पे एक नज़र डालते हैं। काम ऐसा, आदमी आफरीन आफरीन कहे, अलविदा अलविदा कहने को जीना चाहे, लेकिन क्या करें, कहना पड़ता है अलविदा अलविदा। साथियों, करेंगे मुलाकात कल, लेकिन इस दौरान अगर बाहर निकलें, अगर बाहर निकले तो प्लीज़ बहुत एहतियात के साथ। ये एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एहतियात नहीं करेंगे तो फिर फंस जाएंगे, फिर से आ जाएगी स्पाइक, फिर से स्पाइक आ सकती है, फिर से कोरोना वायरस आ सकता है, आ के सकता है, अगर कम भी है तो है। तो प्लीज़ बहुत एहतियात कीजिए। जो भी प्लान करें आप, खाने का प्लान हो, पार्क में जाने का प्लान हो, दोस्तों यारों से मिलने का प्लान हो, बारबेक्यू का प्लान हो, तो प्लीज़ एहतियात के साथ। और ये याद रखिएगा कि इसके कई रीजंस हैं कि वो खदशात जो है ना वो पूरे ना हुए कोरोना के आने के बाद भी। कई रीजंस हैं। आबादी का तनासुब, उसमें बुजुर्गों की तादाद कम, जवानों की ज़्यादा, एहतियात सही वक्त पे सही तरह से, लॉकडाउन सही वक्त पे सही तरह से, स्मार्ट लॉकडाउन, सिलेक्टेड लॉकडाउन सही वक्त पे सही तरह से, ये सब कुछ और ये सारे अवामिल थे, लेकिन हमें इसको छोड़ना नहीं है। अभी हम आपको इस्लामाबाद लेकर जा रहे हैं, क्योंकि शहरी रहमान साहिबा पीपल्स पार्टी रहनुमा मीडिया टॉक कर रहे हैं, वो सुनवा देते हैं। मेरे साथ वर्कर खड़े थे जिनके कपड़े फाड़े गए, तशद्दुद हुआ है उनके साथ, और ये बेज़ाब्तियां नैब किस लिए कर रहा है? नैब बुला भी रहा है, लोगों को बुला रहा है ना। नैब ने मधु किया ना जरदारी साहब को, तो मधु किया है कोविड के हालात में, जब उन्होंने कहा था कि मुझे उससे ले लें वीडियो लिंक से, नहीं, लेकिन मधु किया है और फिर रास्ते भी सारे बंद किए हैं। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं आप कि आप हमें रोक सकेंगे? ये भी आखिर नाका था ना। खारदार तारों का सामना करना पीपल्स पार्टी और मीडिया दोनों को आता है, PLF को आता है, हमारे सारे कारकुनान को आता है, हमारी क़ियादत को आता है। और नैब अब इतना मुतनाज़ा इदारा हो चुका है कि ये तारें ही लगानी पड़ेगी इस दफ्तर के सामने, क्योंकि आलमी इदारे, ह्यूमन राइट्स वॉच ने उनका मजाक उड़ाया है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने शदीद रद्द अमल दिया है, दूसरे वकला की जितनी बॉडीज हैं उन्होंने भी दिया है, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने भी दिया है, एसोसिएशन ने। और आप सुप्रीम कोर्ट बाकिर जजमेंट खुद सुन लें, आप सुन लें, साद रफीक के जो फैसले में बातें की गई हैं नैब के बारे में, तो उनको तो शर्म आनी चाहिए, इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए कि वो सुबह से शाम तक पाकिस्तान मुश्किलों में घिरा हुआ है, आलमी मुश्किलों में, खित्ते में मुश्किलों में, इक्तिसादी बुरहान है। बात कर रही है मीडिया से, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अभी की समात में हुआ क्या है। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। तोशाखाना रेफरेंस आसिफ अली जरदारी को बुलाया गया था, वो पेश हुए, इससे पहले दीगर नाम भी हैं इस सब में, लेकिन अब ये बड़ा फैसला सामने आया है। 9 सितंबर की तारीख फर्दे जुर्म के लिए मुकर्रर कर देते हैं। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने, मुअज़्ज़िज़ जज ने ऐसे रिमार्क्स दिए। लेकिन किरण और नाम भी हैं, जिस तरह
आपने जिक्र किया तो नवाज शरीफ जिन्होंने आज दरख्वास्त दायर की थी हाजिरी से इस्तिस्ना से मुताल्लिक, तो खबर यह है कि उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई 25 अगस्त तक मौखर कर दी गई है। 25 अगस्त को फैसला किया जाएगा उनसे मुताल्लिक, लेकिन 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। करेंगे मुलाकात कल, बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।